स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और नजर रखें बाजार के एक्शन को लेकर। उतार चढ़ाव वाला आपको एक्शन होते हुए दिख रहा है। मॉर्निंग में तो जबरदस्त थे बाजार, नए रिकॉर्ड्स भी आपको बनते हुए दिखे। वहां से फिर हल्की नरमी आई, नरमी के बाद बाजार ने रिबाउंड भी किया और अब आपको एक सीमित दायरे में एकदम सपाट कारोबार फ्रंटलाइन इंडेक्स पर दिख रहा है। बट ब्रॉडर मार्केट्स पर रखिए नजर, यहां भी उतार चढ़ाव के बीच आप देख रहे हैं 1% ऊपर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है और मिड कैप इंडेक्स में भी 0.1% की तेजी आती हुई दिख रही है। तो बढ़िया मूड माहौल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, ब्रॉडर मार्केट्स की आउट परफॉर्मेंस, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आइए देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे के लिए कैसा एक्शन बनेगा। सबसे बड़ी बातें तो यही है, रिकॉर्ड ऊंचाई लगाने के बाद करीब 100 अंक फिसला है निफ्टी। 20,100 के नीचे इस समय कारोबार कर रहा है, 20,050 के लेवल के आसपास। निफ्टी बैंक यहां पर भी दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंकों की गिरावट आई है। फिलहाल 45,950 के थोड़ा नीचे निफ्टी बैंक आया है, बिल्कुल फ्लैट यहां पर भी आपको कारोबार होते हुए दिखेगा। मेटल्स में है आज चौतरफा तेजी और हिंडाल्को पर रखिए नजर, सुबह भी इसकी बात हो रही थी, टॉप गेनर है इस समय निफ्टी का। ब्रॉडर मार्केट्स भी सिर्फ एक मंडे की अंडर परफॉर्मेंस आई है, अदरवाइज अगर आप पिछले 13 में से 11 सेशंस देखेंगे तो यहां पर आपको जबरदस्त, इनफैक्ट 13 में से 12 सेशंस हैं जहां पर आपको जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखी और आज भी आउट परफॉर्मेंस आपको ब्रॉडर मार्केट में आती हुई दिख रही है। मिड और स्मॉल कैप दूसरे दिन तेजी दिखा रहे हैं, 1% ऊपर स्मॉल कैप, 0.1% ऊपर मिड कैप आपको दिखेगा। डाउ फ्यूचर सपाट है, यूरोप के बाजार मिले जुले हैं। आज शाम ईसीबी की पॉलिसी आने वाली है, उस पर नजर है। थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा भी आएगा अमेरिका से, तो वहां पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। बट ओवरऑल बेसिस पर देखेंगे तो बाजार का मूड माहौल ठीक है। सुबह की गेंस इंडेक्स ने गिव अप कर दी हैं, बट स्टॉक्स में तो आपको जबरदस्त मूव बनते हुए दिख रहा है। तो आइए फिर समझते हैं कैसा एक्शन बनेगा आखिरी 1.5 घंटे में। आपको क्या करना है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, उससे पहले कैसी होगी तैयारी और डेटा क्या कह रहा है। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है इंडेक्स, आज मॉर्निंग के गेंस गिव अप कर दिए, बट मिड कैप स्मॉल कैप देखिए सर, कोई परेशानी नहीं है वहां पर। तो 2 दिनों से जिसकी इतनी चर्चाएं चल रही थी कि लार्ज कैप और सप्लाई इधर ही आ रही है। मिड कैप में 1-2 घंटे की सप्लाई जो आई थी उसके बाद वापस ऊपर आ गया। हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझना जरूरी है। देखो, भले कितने लार्ज कैप सस्ते हो जाए और मिड कैप कितने महंगे हो जाए, एंड ऑफ डे तेजी या मंदी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी एक चीज़ है जी, पैसे। अगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसे जा रहे हैं, वैल्यूशन महंगे हैं, सस्ते हैं, शेयर अच्छे हैं, खराब है, उस पर आप डिबेट कर सकते हो, जितनी चाहे करो, करते रहो, 4 महीने 5 महीने से करो, लाइफ हाई बन रहे, लेकिन पैसा वहाँ जा रहा है, तेजी वहीं हो रही है। और लार्ज कैप बहुत सस्ते हो गए, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन सप्लाई वहीं है। थोड़े बढ़ते हैं, ऊपर से एफ आई बेचना आते हैं, तो सप्लाई वहीं आ रही है। तो आज भी सप्लाई है वहाँ पे, तो नेचुरली दिख रहा है स्क्रीन पे। अब ये रुक के ही चलेंगे अनलेस अनटिल कि आपको एफआईज की तरफ से बड़े बाइंग के फिगर्स आने लगे कैश मार्केट में। एफएनओ में आए हैं थोड़े, इसीलिए आप लाइफ हाई पर आए। एफएनओ में थोड़ी सी खरीदारी की है, थोड़ी शॉर्ट काटी है, 66% इंडेक्स लॉन्ग पहुंचे हैं, इस वजह से आप यहाँ पर हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब तक दोनों एफआईज और लोकल दोनों मिलकर लार्ज कैप नहीं खरीदेंगे, तब तक जैसी तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में बनी वैसी में बन नहीं पाएगी। क्योंकि उधर तो क्या है, लोकल का राज है ना, स्मॉल कैप में तो मैदान खाली है, एफआईज उधर आती नहीं, बोले हमारा इलाका नहीं है जी, है ना, ये उनका इलाका है, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, लोकल फंड्स हैं, तो इसलिए वो तो ठीक ठाक कर रहे हैं। आज भी देखो वहाँ ठीक ही है। सो आई थिंक ये थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप वाली है ना, ये कहानी ये थोड़ी चलेगी, अभी मजा आएगा इसमें। मतलब विचार विमर्श होंगे, लोगों के पास चर्चा का मुद्दा है। नहीं तो आप बात भी क्या करो, रोज क्या बात करो। अच्छा, आज भी हाई बनाए, हाँ आज 5वां दिन हाई बनाया, आज 8वां दिन है, आज 11वां दिन है, कर लो, कितनी बात करके करोगे इसलिए, है ना। रोज ही बन रहे, 5 महीनों से बन रहे। सो आई थिंक कम से कम एक अच्छी चर्चा का विषय बना है। सो लब्बो लुबाब ये है, अल्टीमेटली जब तक आपको फ्लोज मजबूत आते नहीं दिखेंगे लार्ज कैप्स में, तब तक रुक कर चलेंगे, घटेंगे नहीं ज़्यादा, राइट, रुक कर चलेंगे। और जब तक फ्लोज मिड कैप स्मॉल कैप में आते रहेंगे, तब तक ये ज़्यादा घटेंगे नहीं, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, ये चलेंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है। रहा सवाल आज का एक्सपायरी का, तो दीप ठीक है, एक्सपायरी के दिन आपने ऑलरेडी, वीकली एक्सपायरी के दिन में आपने 20,167 का हाई बना लिया है। आपके लिए 20,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरा ये समझना है कि अगर बचे हुए समय में 19,950 20,000 की रेंज में आता है तो निफ्टी डेफिनेटली है बाय, 100% बाय। वहाँ मत डरना, जहाँ डरना हो वहाँ डरो, जहाँ नहीं डरना है वहाँ मत डरो। बैंक निफ्टी की सुबह अपनी बात हुई थी, 45,800 एंट्री पॉइंट बनता है, आज का लो देख लीजिए दीप, 45,801 है।
बिल्कुल बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पे है। अगर क्लोजिंग में थोड़ा और नीचे आता है तो बैंक निफ्टी 45,575 से 45,650 ब्लाइंड बाय जोन है, और पहला एंट्री पॉइंट हाई रिस्क के लिए 45,800 है। और जिनको कम रिस्क में लेना है वो 45,575 से 650, 525 से 650 की रेंज का इंतजार करें, वहाँ आएगा तब ले लीजिएगा बैंक निफ्टी। लाइफ हाई के नज़दीक पहुँचा है, क्लोजिंग हाई आपका 46,186 है, आज का हाई कितना है 46,153, लगभग उसके आसपास से घुमा है। लाइफ हाई इंट्राडे का 46,379 है, तो आज सेल रेंज अपन ने वही दी थी 46,200 के आसपास, जहाँ बेच पाए वहाँ से थोड़ा नीचे आए। अब नीचे और थोड़ा और आने दो, एंट्री पॉइंट पे आने दो। नीचे में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लेने का है, दोनों लेना है, दोनों लेना है। हाँ, ऐसा नहीं हमारा प्यार सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप में, हमारा प्यार तो निफ्टी के लिए पुराना है, थोड़ा आजकल ज़्यादा उधर है, ठीक है ना। तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी सही लेवल पे लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं। 19,950 20,000 की रेंज में निफ्टी लेना है, 45,525 45,650 में बैंक निफ्टी लेना है। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। गॉट इट। ठीक है, चलिए, ये है आपके लिए बाजार का सेटअप। थोड़ी देर में डेटा और स्ट्रैटेजी भी लेते हैं अनिल जी के साथ। आइए, कुशल और अरमान भी हैं तैयार खबरें और इवेंट्स लेकर। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपा। इवेंट के लिहाज से मेटलिस्ट फोर्जिंग्स, इसके नंबर्स आएंगे, साथ ही शिवा सीमेंट राइट्स इशू को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक भी होती हुई दिखेगी आज के दिन में। फेडरल मुगल के मामले में पेगासस होल्डिंग की सैट में अर्जी की सुनवाई है, साथ साथ यूरोप की ऑफकोर्स ईसीबी पॉलिसी पर भी हमारी नज़र रहेगी। देखना होगा कि यहाँ पर फर्दर ब्याज दरें ये बढ़ाते हैं या नहीं। यूएस के लिहाज से पीपीआई और उनका अगस्त महीने का रिटेल सेल्स आंकड़ा भी आपके सामने आज ही आता हुआ दिखेगा। जहाँ तक कल का सवाल है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट कैश स्पेस से ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, साथ ही आरआर कैपिटल का आईपीओ ये बंद हो जाएगा, अब तक करीबन आधा गुना ही बढ़ता हुआ दिखा है, तो देखना होगा कि फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा क्या आता है। यात्रा ऑनलाइन, इसका आईपीओ कल से खुलेगा, 20 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इशू साइज कुल मिलाकर 775 करोड़ रुपए का है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज 3 साल का जो शेयर लॉक इन है ये खुलता हुआ दिखेगा 20% शेयर्स पर। साथ ही टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। अब इक्विटी के जरिए या क्यूआईपी के जरिए ये कैसे जुटाएंगे, ये देखना होगा कि फाइनल डिसीजन क्या आता है बोर्ड का। फुत्सी का सेमी एनुअल रिव्यू के जो बदलाव है वो 15 तारीख की क्लोजिंग से इफेक्टिव हो जाएंगे, तो ये अपडेट है। साथ ही जो सीरीज 2 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स की शुरू हुई थी वो बंद होती हुई दिखेगी। 11 तारीख से 15 तारीख तक ये स्कीम जो है अवेलेबल है। बम्बई की जो आइकॉनिक रेड डबल डेकर बस है वो भी बंद हो जाएगी 15 तारीख से, विथ 80 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑलरेडी इन्होंने दे दी है। एशिया कप, इसका इंडिया वर्सेस बांग्लादेश होने वाला है सुपर 4 मैच, हालांकि भारत ने ऑलरेडी एशिया कप के फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। एमसीएक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, साथ ही यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, इन दोनों पर नजर रखिए, ये भी आपको 15 तारीख को आते हुए दिखेंगे। जहां तक 16 तारीख का सवाल है, रूट मोबाइल 3 साल का शेयर लॉक इन ये भी खुलता हुआ दिखेगा 20% शेयर्स पर। साथ ही स्कॉट्स कुछ ट्रैक्टर्स के ये दाम बढ़ाते हुए दिखेंगे 16 तारीख ऑनवर्ड्स। अब अलग अलग वेरिएंट्स के एग्जैक्ट अमाउंट अभी पता नहीं है। 17 सितंबर यहाँ पर पार्लियामेंट्री सेशन जो 18 तारीख से शुरू होगा, उसके पहले जो मिनिस्ट्री है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उन्होंने फ्लोर लीडर्स जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको बुलाया है रविवार 17 तारीख को, तो ये एक मीटिंग है। 17 तारीख को किस चीज़ की मीटिंग है? संसद सत्र शुरू होने से पहले? हाँ, संसद सत्र शुरू होने से पहले। ओके, और सारे हो गए ट्रिगर, कोई बचा है? नहीं सर, हो गए सारे। हो गए? हाँ। तो आज कोई मैच वेच नहीं है? नहीं, आज है ना वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो कौन बताएगा ये? अगर आज के मैच में पाकिस्तान हार गया तो बताना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। यही देखना है नेट रन रेट के हिसाब से कौन आगे आता है। अभी तो श्रीलंका ही लग रहा है। हाँ, तो बताओ फिर। अच्छा, आप किसको देखना चाहते हैं फाइनल में? श्रीलंका। क्यों, डर लगता है क्या पाकिस्तान? नहीं सर। नहीं, मजा तो था पाकिस्तान यार, फिर धुलाई कर रहे हैं और फिर दी तो करेक्ट। मतलब अब मैं आपको बोलूँ, आप अरमान से लड़ाई करके जीतो, उसमें क्या मजा आएगा? मजा तो उसमें अरमान को आएगा जीतेगा तो। हाँ, तो मजा तो पाकिस्तान आएगा फाइनल, तभी आएगा। ये तो है। बिल्कुल। संडे को है ना इंडिया पाकिस्तान? हाँ, इंडिया। ओके, इंडिया पाकिस्तान। वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो अरमान क्या बताने वाले हैं? बताइए सर। सबसे पहले आईपीओ अपडेट्स में आरआर काबिल, जिसके अगर आप देखें आज डे 2 है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे सुस्त मिलता हुआ दिखा है, कुल 50% के आसपास ही बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 65% है, एनआई का अगर आप देखें तो 82% के आसपास है। सामी होटल यहाँ पर जिसका डे 1 है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अभी फिलहाल तो 4% के आसपास ही है, हालांकि रिटेल का 21% के आसपास आता हुआ दिखा है।
जेगल प्रीपेड यहाँ पर डे 1 की बात करें, यहाँ पर भी डे 1 है। टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 10% का आता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा लगे अगर आप देखेंगे तो 50% के आसपास बढ़ चुका है। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके नॉन कोर असेट ट्रांसफ़र पर जो स्टैम्प ड्यूटी है उस पर 100% की जो है छूट इनको मिलती हुई दिखी है। ये पश्चिम बंगाल सरकार से जो है ये छूट इनको मिलती हुई दिखी है। NMDC यहाँ पर लंप और की कीमतें 300 रुपये प्रति टन जो है यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखे हैं, जो अगर अब बढ़कर 4,950 हो गई है। वहीं फाइन्स और की कीमतें देखें, वहाँ पर भी 300 रुपये की बढ़ोतरी करी है, वो 4,210 रुपये प्रति टन जो है हो गई है। सन फार्मा इन्होंने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो है वो करते हुए दिखे हैं, और ये कंपनी की सब्सिडरी का जो है उन्होंने करार करते हुए दिखे हैं। ग्रासिम पेंट कारोबार में बिरला ओपस के तहत जो है वो लॉन्च करेंगे, और Q4 FY24 में पेंट कारोबार जो है वो लॉन्च करते हुए दिखेंगे। टाटा मोटर्स सबसे पहले नई टाटा नेक्सॉन जो है उसकी शुरुआती कीमत लगभग 8.1 लाख के आसपास जो है आती हुई दिखी है। और अगर ईवी की बात करें, टाटा नेक्सॉन ईवी जो है उसकी शुरुआती कीमत लगभग 14.74 लाख होती हुई दिखी है। और पैसेंजर व्हीकल कारोबार के जो MD का यहाँ पर बयान आता हुआ दिखा है, उन्होंने कहा है कि ईवी के लिए एक्सक्लूसिव कार आउटलेट जो हैं वो भी खोलेंगे। L&T यहाँ पर BAE सिस्टम्स के साथ इन्होंने करार का ऐलान किया है, जिसमें अगर आप देखें ऑल टेरेन व्हीकल बनाने के लिए ये करार करते हुए दिखे हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया कंपनी को मीटीसाइड के लिए पेटेंट मिला है। डिलीवरी लिमिटेड कंपनी ने लोकेशन इंस्टॉलेशन सॉल्यूशन जो है वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें इंटेलेक्ट डिज़ाइन की, तो यहाँ पर सब्सिडरी को बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और आज हमारे जो अगर आप देखें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने बीना रिफाइनरी का जो आधारशिला है वो भी रखते हुए दिखे हैं। और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें सबसे पहले बॉम्बे डाइंग जिसमें 10.8 11 लाख शेयर्स, NBCC 29 लाख, दिव्यान इंटरनेशनल 14 लाख, एस्टर DM 49 लाख जो कि 1% के आसपास इक्विटी, और अंत में यूनियन बैंक जहाँ पे 24 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजार में आज खबरों के दम पर। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। दमदार पैनल है आपके लिए तैयार। आ चुके हैं बंसल जी, और बंसल जी के लेफ्ट में है मेहुल जी, और राइट में है सुमित जी। भले सुमित जी आप चॉइस से नहीं आए हो, हमने रखा है आपको बंसल जी के लेफ्ट राइट में एक एक आदमी रहना जरूरी है। और वागले चॉइस से ही आए हैं। हाँ सुमित जी चॉइस से, ओह माय गॉड, वाह क्या बात है, सुमित जी चॉइस से ही आए हैं बिल्कुल। और वागले साहब और हिमांशु जी का भी स्वागत है। और हमेशा की तरह एक आदमी जो आपको नहीं दिख रहा है लिफ्ट में, सॉरी आपकी विंडो में, वो लिफ्ट में अटके हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जिनका नाम सुनते हैं बंसल जी प्रसन्न है। बंसल जी चिंता न करें, अभी तक नहीं आए हैं कुणाल जी। नहीं अनिल जी मुझे मालूम है। अच्छा बैकग्राउंड में से आया है बंसल, कुणाल जी की आवाज़ आई है बैकग्राउंड से। मैं आ चुका हूँ। तो कुणाल जी आप अंतर्यामी है, दर्शन दे न दे, आवाज़ जरूर आपकी हम तक पहुँच रही है। आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी खरीदारी का स्टॉक है, और ये जो कॉल है ये 1 से 2 दिन के नजरिए से यहाँ पर ट्रेड लेना है। ट्रेड लेना है डेविस लैब में 3800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए, जो कि अभी 85-87 रुपए पर ट्रेड कर रही है। यहाँ से लेकर 80 रुपए तक कोई भी डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगाना है 65 रुपए का। अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 140 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 175 रुपए का। अनिल जी डिविस लैब का प्राइस फॉर्मेशन अब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस है फार्मा सेक्टर में, वो शायद पूरी होती हुई नजर आ रही है। और आज कल की जो नेगेट किया था जो स्टॉक को, कल एक छोटी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी परसों के मूव के बाद, आज स्टॉक उस नेगेटिविटी को नेगेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो सकता है। और अगर आज के सेशन में स्टॉक 3820-3830 के ऊपर निकलता है अनिल जी, तो मुझे लगता है कि डिविस लैब 1 से 2 दिनों में 4000 रुपए तक के जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर 3800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए इस ट्रेड को इनिशिएट करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए डिवीज लैब, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। शुरुआत डिवीज लैब से करते हुए, और फार्मा स्टॉक्स वैसे भी मोमेंटम में रहे हैं। आई थिंक कल डिवीज लैब बाकी एक्सपर्ट्स के भी रेडर पर था। रेड्डीज तो ऑफकोर्स बंसल जी का था कल, और आज भी रखिए नजर, डिवीज में एक्शन बन रहा है। आइए मेहुल जी के पास चलते हैं BTST के लिए। गुड आफ्टरनून मेहुल जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज का जो BTST है वो है पेट्रोनेट।
242 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा करेक्टिव मूव है। पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था 240 के ऊपर। अब ये फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो पुल बैक आया है। 242 पर खरीदना है इसको। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 235 का, और मैं समझता हूँ अपसाइड में 255 के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। सो पेट्रोनेट बाई की सलाह रहेगी। पेट्रोनेट बाय करके चलिए, ये काउंटर आपको मोमेंटम में दिख सकता है, इस समय एक्शन में भी आ रहा है। एक्शन में है यूपीएल 630 के लेवल को इस समय क्रॉस करते हुए दिख रहा है। सुबह भी हमने एक्शन में आते हुए दिखा था। वागले साहब ने क्लोजिंग शो में जाते जाते यहाँ पर बाय कॉल भी दी थी। और वागले साहब, मोमेंटम दिख रहा है इस समय, अगर ट्रेड लिया है तो क्या करना है यूपीएल में, जरा ये बताइए सर। और क्या लेवल्स देख रहे हैं? आज 3.5% ऊपर हो चुका है, ऑलमोस्ट 4% ऊपर इस समय दिख रहा है। दीपांशु सही लेवल से घूमा है। मुझे लगता है अगर मॉर्निंग से अब तक, जब से मैंने कॉल दिया है लगभग 11 बजे के आसपास, उसके बाद मार्केट गिरा हल्का सा, लेकिन यूपीएल गिरा नहीं है। 630 के नीचे जैसे ही जाता है वापस स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है। इसका मतलब ये है कि ये चलने वाला है। मुझे लगता है 650 660 तक तो आपको 1 से 2 दिनों में मिलना चाहिए, तो बिल्कुल बने रहे। 620 621 के स्टॉप लॉस से 660 670 का पोजिशनल टारगेट, उधर तक 3 से 4 दिनों में जा सकता है। तो ये है आपके लिए यूपीएल। आइए जैन साहब भी हमारे साथ, एक बार यूपीएल पर जैन साहब की भी राय ले जाए। जैन साहब, गुड आफ्टरनून। कल और आज सुबह ही हम बात कर रहे थे कि इस पूरी रैली में निफ्टी का सिर्फ एक स्टॉक है, बाकी 49 स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, सिर्फ एक स्टॉक है जिसने कुछ नहीं किया, और वो है यूपीएल। अब फाइनली लग रहा है कि यूपीएल भी एक कैचअप रैली के लिए तैयार हो रहा है। क्या करना चाहिए सर इसमें? देखिए, ये बात सही है और इसके बारे में मैं पॉजिटिव नहीं रहा था। पहले भी कुछ ना कुछ इश्यूज थे कंपनी को लेकर, कुछ ऐसे न्यूज रहती थी और उसकी वजह से देखिए अंडर परफॉर्म किया है और काफी करेक्ट भी हुआ है। अब ठीक है, जब दूसरी सारी चीजें चल रही होती है और निफ्टी लाइफ टाइम हाइस पे होता है, तो वहां पे फिर एक डेड कैट बाउंस बोल लीजिए, या जो बॉटम आउट हो रहा है वो स्टॉक को लेने की मार्केट कोशिश करता है, तो वही एक रीजन। और प्लस केमिकल्स चलने लगे हैं और एग्रो केमिकल्स वगैरह भी चल रहे हैं, सो ठीक है, ये एक रन अप दे सकता है और कैचअप कर सकता है। आई थिंक 670 तक, 650 670 ये रेंज है जहां तक जा सकता है। बाकी रिजल्ट्स के फ्रंट पे कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है नहीं चीजें, तो ओवरऑल आई एम नॉट वेरी बुलिश। इसको एक बाउंस बैक प्ले के हिसाब से खेला जाए, और बाकी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है इस सेगमेंट में से जहां पे अंडर प्ले हो रखा मार्केट के हिसाब से, वहां पे ध्यान दें। बट यूपीएल में एक बाउंस बैक प्ले के हिसाब से पोजीशन जिन्होंने ले रखी है वो होल्ड करके रख सकते हैं, और जिनको लेना है वो अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। ओहो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इस स्पेस में। जैन साहब, कितने? प्लीज काउंट। नहीं, देखिए, मैं अगर बात करूं तो देखिए ये केमिकल्स वाले सेक्टर ज्यादा चले नहीं। एग्रो केमिकल्स तो आप जानते हैं मैं बहुत सारी बातें कर ही लेता हूं एग्रो केमिकल्स को लेकर, भले वो पीआई इंडस्ट्रीज हो या और सारे। अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करूं तो आरसीएफ, जीएसएफसी है, पारादीप फॉस्फेट है, ये सब भी सस्ते वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं। और इवन टाटा केमिकल्स भी देखा जा सकता है। सो ओवरऑल केमिकल स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं, बट इतने दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी अच्छा। और मैं सुन रहा था आज आपको टाटा केमिकल्स के मैनेजमेंट के साथ भी। सो यूपीएल के जैसी और 2-3-4 कंपनियां जिनको मैंने कवर किया हुआ है, उन्हीं के ग्रुप की कंपनियां भी है, उनको भी कवर किया हुआ है। एक्सेल इंडस्ट्रीज है, या फिर आपके पंजाब क्रॉप प्रोटेक्शन है, ये सब भी देखा जा सकता है। एग्जैक्टली मतलब वो उनके ब्रदर्स की और दूसरे फैमिली मेंबर्स की कंपनी। ओके, तो ये हैं ढेर सारे। यूपीएल को छोड़ के सब कुछ पसंद है। जैन साहब, कोई ऐसा स्टॉक भी है अनलिस्टेड स्पेस में जो आपको पसंद है? लिस्टेड वाले तो आपने सारे बता दिए। अनलिस्टेड में नहीं, कोई अनलिस्टेड हो जो हमें नहीं पता है तो फिर वो भी बता दो। नहीं, वो अनलिस्टेड तो एक बार डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जो सूचीबद्ध नहीं है, क्या बोलते हैं हिंदी में, देखिए वो सूचीबद्ध बोलते हैं क्या सर लिस्टेड को, तो उनके बारे में सूचीबद्ध, हाँ सॉरी सूचीबद्ध, सूचीबद्ध, हाँ, जो नहीं है उनके बारे में एक बार डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक बात, ओके। मतलब ये है, मना नहीं किया, मना नहीं किया कि मुझे अनलिस्टेड में पसंद नहीं है ये। एग्रीटेक एज अ थीम इज वेरी गुड। एग्रीटेक एज अ थीम आजकल स्टार्टअप स्पेस में चल रही है। पहले एडटेक की बातें होती थी या फिनटेक की बातें हो रही है, तो एग्रीटेक इज आल्सो वन फील्ड वेयर पीपल आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग एंड स्टार्टअप्स में फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, देखिए अभी तक राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर लिस्टेड नहीं है, अनिल सिंघवी लिस्टेड नहीं है, तो अनिल जी इस वजह से कई सारे अनलिस्टेड हैं जिनमें इंटरेस्ट है। संदीप जी का नाम नहीं ले रहे हैं अनिल जी, लेकिन वो
वो बात उनकी हो रही है एग्रीटेक वाली। हाँ, वो आपकी तो लिस्टिंग पे तो भाई साहब देखो सारे रिकॉर्ड ही टूटेंगे जिस दिन कुणाल जी राकेश जी का इशू आएगा। क्यों, गजब का सवाल ही पैदा, सुपर डुपर हिट, वेरी नाइस। आइए इस बीच बढ़ते हैं आगे, और एक स्पेस जहां पर बड़ा एक्शन होता दिख रहा है वो है कास्टिक सोडा की कीमतों का। चीन में आज वहां पर दाम बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखे हैं। कितने दाम बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं, और क्या इसका कुछ फ़ायदा घरेलू कंपनियों को मिलेगा तो किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, इतने ढेर सारे सवाल हैं इस बात को लेकर। तो आइए, तैयार है अरमान हमारे साथ पूरी रिसर्च और डिटेल लेकर। अरमान बताइए कास्टिक सोडा को लेकर क्या हो रहा है। जी सर, जैसा कि हम लगातार हर एक केमिकल को ट्रैक कर रहे हैं, आज भी कॉस्टिक सोडा के दाम चीन में लगभग 4% के आसपास आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। अब ये तो आज की बात कि आज तो 4% बढ़े, और ये ऑलरेडी जो बढ़ चुके हैं उसके ऊपर आपको 4% बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर आप पिछले 10 दिन की अगर आप बात करें तो लगभग 12% के आसपास की आपको तेजी आती हुई दिखी है। पिछले एक महीने की बात करें तो 17% के आसपास तेजी आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप अगस्त से अभी तक की बात करें तो लगभग 20% के पास आपको एकाएक यहाँ पर तेजी आती हुई दिखी है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग जो जून का हाई का लेवल था चीन में, उसको भी यहाँ पर तोड़ते हुए दिखे हैं। तो लगातार अच्छी खासी तेजी आई है यहाँ पर। अब होगा क्या, यहाँ पर जो कंपनियां हैं जिनका कुल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो कॉस्टिक सोडा से कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए हो सकता है कि आने वाला समय में जो उनके नंबर्स हैं हो सकते हैं अच्छे आते हुए दिखें। जिसमें आप कौन सी कंपनियां हैं, सबसे पहले गुजरात अल्कलीज, जहाँ पर 36% इनकी आय जो आती है वो कॉस्टिक सोडा से आती है। DCW लिमिटेड देख लीजिए, 27% के आसपास आय उनकी आती है। DCM श्रीराम की बात करें तो 12% के आसपास। कैम्प्लास सनमार जहाँ पे 10%, या ग्रासिम की बात करें लगभग 8.5% के आसपास। तो ये सारी कंपनियां जहाँ पर अगर आप देखें कि कुछ समय जून के पहले से जहाँ पर बीटिंग आ रही थी, यहाँ पर आपको बिकवाली आती हुई दिखी थी, अब लगातार यहाँ पर तेजी आ रही है। तो हो सकता है ये भी कंपनियां जो है इनके भी रेवेन्यूज या फिर रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आते हुए दिखे। ओके, तो कॉस्टिक सोडा बनाने वाली इन सारी कंपनियों में दिख रहा है जबरदस्त एक्शन, और ये एक्शन आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो चाइना में दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ भी कंपनियों को फायदा होगा। बिल्कुल, यहाँ दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल सर, और आज मैनेजमेंट में टाटा केमिकल ने सोडा ऐश के बारे में उन्होंने भी बोला था कि थोड़ा सा लैक्स है, पर अब यहाँ से बॉटम आउट हो चुके हैं। ओह माय गॉड, 11%। DCW जो ऑल टाइम फेवरेट, और मेरे ख्याल से DCW को आज सुबह 50 के पार पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का है तो है सुमित जी का। सुमित जी की पसंद में लगातार आया। वैसे तो DCW आज मेरे ख्याल से हिमांशु जी ने भी पसंद किया। सुमित जी ने आज सुबह दिया था, आज सुबह ही दिया था। सुमित जी बधाई, आप स्वीकार भी करें, और खबरें भी आपने जो स्टॉक रिकमेंड किया उसके लिए अच्छी आती हुई दिख रही है। जरा एक बार चार्ट से राय दें मजबूत अपनी। धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी, स्टॉक एक अच्छा तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, स्टॉक में ब्रेकआउट है, और ये स्टॉक को भी हम लोअर लेवल से बिल्कुल रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। और अभी भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, डेली चार्ट और वीकली चार्ट में अच्छा दिख रहा है। इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, रैली अभी और देखनी बाकी है। 60 का लेवल ब्रेक होने के बाद इसमें और ऊपर का मूव बनेगा, और 65 से 66 तक का मूव जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस अभी होल्ड करें, अभी और मूव बनेगा ऊपर में, और बनेगा मुंह ऊपर में। कैम्प्लास सनमार, ये एक और स्टॉक है केमिकल स्पेस पर। जैन साहब, आपकी राय दीजिए। जो खबरें आ रही है वो केमिकल स्टॉक्स के लिए काफ़ी मजबूत आती दिख रही है। धीरे धीरे लगभग सारे इनके दाम अब बढ़ने के संकेत आते दिख रहे हैं। कॉस्टिक सोडा को लेकर देखें तो आज काफ़ी अच्छी खबरें, बताएं सर। जी बिल्कुल, इसके ऊपर शायद लास्ट टू लास्ट वीक की बात हुई है। और गुजरात एल्कालीज एक प्लेयर है जो कि लीडिंग प्लेयर है। और वैसे तो देखिए ग्रासिम सबसे बड़ा प्लेयर है इस सेक्टर में, बट ग्रासिम स्टैंड अलोन प्लेयर नहीं है, ये एक रीजन है। और भी दूसरी चीजें उसमें आ जाती है, बट इतने करेक्टेड है ये स्टॉक। इनमें सबसे बढ़िया बात है जब ऐसे मार्केट्स रहते हैं जहां पे हमने जो ट्यूसडे का भूचाल देखा, उसके बाद थोड़ा जब डरते हैं तो आप हमेशा जो वैल्यूएशन जहां पे रीजनेबल है वहां पे एंट्री लेने की अगर कोशिश करते हैं, और जो पार्टिसिपेट नहीं किए रैली के साथ, तो ये एक सेक्टर अच्छा वो प्ले बन सकता है। तो गुजरात एल्कालीज इज अ गुड प्ले। एंड आई थिंक DCW, हालांकि मैंने रेकमेंड नहीं किया इस स्टॉक को पहले ज्यादा, वो है DCM श्रीराम जो कि एक अंडर परफॉर्मर है। वो एक कंपनी अच्छी लगती है। DCM श्रीराम जो बड़ी वाली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज एक छोटी वाली है, वो तो आजकल ड्रोन टेक की वजह से जाना जाती है। बट ये DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज बड़ी वाली है जो 1000 रुपये वाला भाव है, जो बीच में एक दिन शायद सर्किट भी लगा था इन टाइप के न्यूज की वजह से ही, तो वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। ध्यान दें, और जब आपका ध्यान ठीक हो जाए और एकदम लगे कि ध्यान देने के बाद अब सब कुछ ठीक है, तब खरीद लें।
ये आपके लिए जैन साहब की राय इन सारे शेयरों पर आती हुई। आइए बढ़ते आगे एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं। हमारे संवाददाता नई दिल्ली से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तरुण। सिप्ला की डील को लेकर तरुण लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं और कुछ जो डेवलपमेंट और नए होते दिख रहे हैं उस पर तरुण आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ फ्रेश जानकारी। तरुण बताइए, सिप्ला टोरेंट फार्मा की डील को लेकर क्या है बड़े डेवलपमेंट? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पहले उम्मीद कर रहे थे कि जो बिड है वो पहले हफ्ते 9-10 सितंबर तक सबमिट हो जाएगी टोरेंट फार्मा की तरफ से और ब्लैकस्टोन की तरफ से, लेकिन अब बिड का जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। 20-21 सितंबर को हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिड का सबमिशन हो सकता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डील साइज है वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि 50,000 से 55,000 करोड़ के आसपास का ये पूरी डील का साइज हो सकता है और 1,300 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ये डील हो सकती है। जो प्रमोटर्स जो अपना स्टेक बेचेंगे वो 1,300 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेच सकते हैं। ये एक नया डेवलपमेंट निकलते हुए आ रहा है। सेकेंडली सर, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जी बिजनेस ने ही 21 अगस्त को सबसे पहले ये बताया था कि टोरेंट फार्मा जो है वो इस सिप्ला के स्टेक के लिए फ्रंट रनर है। लेकिन अभी टोरेंट फार्मा और उसके साथ साथ ब्लैकस्टोन जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है वो दोनों इस डील के लिए फ्रंट रनर है। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट आई थी कि डीआरएल भी इसमें, डॉक्टर रेड्डीज जो हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वो शायद इस बिड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो फाइट रहेगी वो ब्लैकस्टोन और टोरेंट फार्मा के बीच में रहेगी और टोरेंट फार्मा भी जो अलग अलग प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ बातचीत कर रहा है कि किस तरीके से इस पूरी डील को फंड किया जाए, क्योंकि ये एक तो कैश डील होने की उम्मीद है और साथ ही यदि हम टोरेंट फार्मा का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और जो सिप्ला का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा सिनर्जी जो है वो टोरेंट फार्मा के साथ सिप्ला की बन सकती है। तो ये अब जो क्लैरिटी जो है वो हम देख सकेंगे कि सितंबर 30 तक क्लैरिटी आ पाएगी इस पूरी डील पे। लेकिन जो उम्मीद है कि बिड सबमिशन की जो डेट है वो अब 20-21 सितंबर तक बढ़ाई गई है। ओके, तो ये है आपके लिए सिप्ला वाले मामले पर पूरी खबर। तो तरुण, आप ये कह रहे हैं दो चीजें हैं, टोरेंट फार्मा तो दौड़ में है ही और फ्रंट रनर भी है, लेकिन टोरेंट के साथ साथ ब्लैकस्टोन भी अभी डील में बना हुआ है, क्योंकि पहले खबरें आई शायद ब्लैकस्टोन निकल गया है और डॉक्टर रेड्डी डील में आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डी नहीं है अभी, टोरेंट और ब्लैकस्टोन दोनों दौड़ लगा रहे हैं सिप्ला के लिए, राइट? बिल्कुल, आप बिल्कुल सर सही समझे हैं सर कि ब्लैकस्टोन ने ही एक रिकमेंडेशन कहा था कि हम 18 तारीख को उनकी कोई इंटरनल मीटिंग है, उसके बाद ही वो इस बिड में अपनी सबमिशन दे सकते हैं। इस वजह से ही इस डील की जो टाइमलाइन है उसको आगे बढ़ाया गया। और क्या मामला कहाँ अटका हुआ है? डील जो 9-10 तारीख को होने वाली थी, प्राइसिंग को लेकर अटका है या फिर फाइनल टर्म्स कंडीशन डिसाइड हो रही है, मोटा मोटी प्राइस पर बातचीत बन चुकी है, या जिनको खरीदना है वो पैसे का इंतजाम कब कैसे करें? तरुण, अब क्या बाकी बचा है? देखिए सर, इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक तरफ तो टोरेंट फार्मा के लिए एक बहुत बड़ी डील है। अपने बिजनेस को देखते हुए, उनका जो खुद का बिजनेस है उसके कंपैरिजन में देखें तो काफी बड़ी डील वो करने जा रहे हैं। तो वो भी फूक के कदम रख रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सिप्ला का स्टेक खरीदा जाए और एक उनके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो सिप्ला का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो है टोरेंट फार्मा के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिप्ला के प्रमोटर हैं वो जो प्राइस 1,300 या 1,350 रुपए के आसपास को बेच दें, क्योंकि उनको भी उनकी जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो सिप्ला के जो प्रमोटर्स ये स्टेक बेचने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सक्सेशन प्लान, क्योंकि कंपनी का कोई बहुत बड़ा सक्सेशन प्लान नहीं है। हामिद फैमिली में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इस कंपनी को चलाने के लिए। तो कंपनी ये चाहती है कि सही टाइम पे ट्रांजिशन हो जाए। लेकिन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के लिए भी एक मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक का वैल्यूएशन काफी बढ़ चुका है। तो यहाँ से कितना ज्यादा वैल्यू प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को मिल सकती है वो कह पाना वो उनके लिए एक स्टडी और एक का पार्ट है। तो इन दोनों वजहों से डील थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन उम्मीद हम अब ये कर रहे हैं कि 30 सितंबर तक इसमें कुछ क्लैरिटी आ पाए। ये है बड़े डेवलपमेंट और इस पर
हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। कोई भी बड़ा डेवलपमेंट होगा सिप्ला की इस बड़ी डील को लेकर तो आपके सामने सबसे पहले जी बिजनेस की तरफ से आता हुआ दिखेगा। धन्यवाद तरुण पूरा अपडेट देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स आपके लिए तैयार। स्वागतम सेठी साहब, बताएं सर आज का पहला शेयर आपकी पसंद का। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी आज भी दो स्टॉक्स है। जो पहला स्टॉक है आज का अनिल जी उसी स्पेस से जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, स्टॉक का नाम है आईजी पेट्रोकेमिकल्स, IGPL के नाम से इसका NSE का टिकर है। स्टॉक अभी 502 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 535 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 490 रुपए का। ये भारत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है थैलिक एनहाइड्राइड की, जिसका केमिकल नाम PAN है, PAN, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है और वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स है दुनिया में। और ये जो सेगमेंट है भारत में डुओपोली है, दो ही कंपनियां हैं इस सेगमेंट में, IG पेट्रो और दूसरी थिरुमलाई केमिकल्स है। और ये जो प्रोडक्ट है इसका यूसेज होता है पेंट्स, प्लास्टिक्स, डाइज, फिर वाटर ट्रीटमेंट और पर्सनल और होम केयर, इन सब सेगमेंट्स में जो अच्छा कर रहे हैं। तो एक जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है और हम वैसे भी देख रहे हैं वापिस से जो केमिकल वाला सेक्टर है एक रिकवरी के मूड पे है। तो इस स्टॉक में भी मुझे लगता है अच्छी तेजी होनी चाहिए। और ये कंपनी एक बहुत ही एडवांस्ड जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, लुर्गी नाम है टेक्नोलॉजी का, वो यूज करती है, जिसके कारण इनके जो यील्ड्स है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। फिर इन्होंने हाल ही में एक एडवांस प्लास्टिसाइजर्स का एक प्लांट कमेंस किया है तलोजा महाराष्ट्र में, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, एक जीरो डेट कंपनी और बहुत ही स्ट्रांग दर से कंपनी ग्रो कर रही है। और FISDS भी अराउंड 5.4% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है आदित्य बिरला सन लाइफ। तो इस तरह की कंपनियां मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। 535 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए 535 के टारगेट के बेहद करीब 525 पर पहुंच चुका है। कोई टारगेट और स्टॉप लॉस रिवाइज करना आप पसंद करेंगे सेठी साहब या बताएं? हाँ बिल्कुल अनिल जी, ये तो क्या होगा इसमें, तो 556 के हाइज कर दिया अभी। जब 500 अभी 23-24 पे है अनिल जी, मुझे लगता है इस स्टॉक में 545-550 तक के टारगेट्स के लिए वेट किया जा सकता है। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, 510 का स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। ओके, 510 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर करनी है खरीदारी। स्टॉप लॉस रिवाइज कर लें। आइए सेठी साहब दूसरा स्टॉक। सेठी साहब दूसरा स्टॉक में है, सुबह भी मैंने उसकी चर्चा करी थी, ऑटो कंपोनेंट वाला सेक्टर। मेरा आज पिक ऑफ द डे था भारत फोर्ज, जिसने आज बहुत अच्छा किया। जो खबरें चल रही थी टेस्ला की भारत से सोर्सिंग होगी ऑटो कंपोनेंट्स की, तो वहीं से आज एक छोटा स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई करा है, जमुना ऑटो, जो अभी 118 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 130 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 114 का स्टॉप लॉस। ये स्टॉक तो सुमित जी को भी बहुत जमेगा, बार बार उनके रडार पे आता रहता है। ये एक मार्केट लीडर है ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस में, और मेनली लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स और इसके अलावा कई सारे दूसरे कंपोनेंट्स बनाती है, जो कि मेजरली ये कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को कैटर करती है। बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स, डेमलर, और लिस्ट लंबी है। जितने नामी गिरामी OEMs है सबको कैटर करती है। फिर हाल ही में इस कंपनी ने एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी फोरे किया है। 10 से ज्यादा इनके 10 ही इनके वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 45 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 37 करोड़ का पैट था, मतलब 22% की ग्रोथ दर्ज करी। फिर रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.46%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%। एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, बहुत अच्छी दर से ग्रो कर रही है। और इसमें भी FISDS अराउंड 17-18% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें ICICI प्रू है, इन्वेस्को है, UTI है, एक्सिस, HSBC, ये सब है। एक 1.3% की डिविडेंड यील्ड भी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी विद इन द ऑटो स्पेस एक अच्छा करना चाहिए, तो खरीदारी करने की सलाह। 130 का टारगेट, 114 का स्टॉप लॉस। 130 का टारगेट, 114 का स्टॉप लॉस जमुना ऑटो और साथ ही IG पेट्रो। अब थोड़े लेवल्स रिवाइज करके वहां पर चलिए, 545 से 550। फिलहाल आप देख रहे हैं स्टॉक 525 पर ट्रेड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने दोनों
कैश कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए थोड़ी देर में अनिल जी से भी उनकी स्ट्रैटेजी लेंगे, बट एक काउंटर जहां पर एक शार्प अप मूव आपको आते हुए दिख रहा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 4% ऊपर ये काउंटर बना है, इस पर बनाए रखिए नज़र, एक अच्छी मूव इस पर आ रही है। आइए लेते हैं अनिल जी से भी अब उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी अच्छे मूड में हैं अमेरिकी फ्यूचर्स, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, उनका कल इन्फ्लेशन डेटा है, उसके बाद मिले जुले रहे बाजार, आज फॉल ऑन में देखें तो ठीक ठाक मूड में दिख रहे हैं। यूरोप में आज ईसीबी की पॉलिसी आने वाली, उससे पहले मिला जुला कारोबार है, बट रेंज में ही वहाँ पर ट्रेड हो रहा है। रुपया आपका स्टेबल है, बट कच्चा तेल आपका लगातार ऊपर जा रहा है। एशिया आपका आज बढ़िया मूड में था, सारे एशिया के बाजार पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, जापान 1.5%, ताइवान 1.25%, कोरिया में 1.5% की मूव है, तो एशिया अच्छे मूड में था, हम भी थोड़ा अच्छे मूड में ही हैं, ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा एक्शन है। बताएं सर क्या करना है? क्या करना है, थोड़ा नीचे आए तो लेना है निफ्टी, और लेने के लिए अच्छी जगह जो है दीप वो 20,000 के आसपास है, जितना 20,000 के नज़दीक खरीद पाए उतना बढ़िया। तो मैं 19,950 20,000 का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर वहाँ आया तो ज़रूर खरीदा जाएगा, और क्यों खरीदा जाएगा वो बता दूँ। इनफैक्ट 20,000 से 20,050 की रेंज में भी लिया जा सकता है अगर आज के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं, और उसकी वजह है कि 20,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ज़्यादा नहीं आज वीकली एक्सपायरी के हिसाब से सिर्फ 4 करोड़ 12 लाख शेयरों का है। 4 करोड़ 12 लाख शेयर, हाँ 20,000 के पुट पे, और 20,050 के पुट पे 3 करोड़ 35 लाख शेयर हैं, और जो 20,000 के पुट पे आज जुड़े हैं वो 3 करोड़ शेयर जुड़े हैं, और 20,050 के पुट पे 2.25 करोड़ शेयर आज जुड़े हैं। खेलो इंडिया खेलो। तो जो हम पहले एक बार जब भी पहले भी हम डेटा देखते ये 10 करोड़ शेयर एक स्ट्राइक प्राइस पे जल्दी आने वाला है, मतलब आने वाला है, जल्दी इसी कैलेंडर में दिख जाएगा। मैं वही बोल रहा था पक्का। कुछ समय पहले वही जब 1 करोड़ होता था, 1.5 करोड़ होता था, तब हम सरप्राइज होते थे, मतलब अब वो नॉर्मल हो गया। जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स रोज नया लाइफ हाई बनाते, वैसे मैं रोज नया सरप्राइज लेता हूँ, हर एक्सपायरी पे बड़े डेटा आने लगे। सो अब बचे हुए समय के लिए 20,000 20,050 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 20,000 के जितना नजदीक मिले खरीदने का मौका है। ऊपर में 20,050 20,100 ये आपके लिए रुकावट का लेवल, क्योंकि 20,100 के कॉल पर दीप जो है वहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 4.25 करोड़ शेयर का, ये और भी ज़्यादा है 4 करोड़ 75 लाख शेयरों का, तो उसको पार करना भी मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि मेहनत कर रहा है, दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, अगर 3 बजे तक आप 20,100 के ऊपर निकल कर टिक जाएँ तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो 20,000 20,050 20,100 का जो कॉल रेटर है उसको फंसाएगी, तो 20,150 20,200 की रेंज में वापस जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी संभावना कम है क्योंकि राइटिंग अच्छी होकर रखी है। तो 20,000 नीचे 20,100 ऊपर ये डेटा बने हुए हैं। 3 बजे के पहले अगर किसी एक लेवल को आप तोड़ते हैं किसी भी तरफ तो 50 से 100 पॉइंट का मूव और मान के चले, ये आपके लिए निफ्टी के क्लियर कट डेटा है। एक और अच्छी बात बताऊं निफ्टी में बढ़ने के लिए, वो ये है कि पुट कॉल रेशियो 0.85 पर है, जो वीकली एक्सपायरी के लिहाज से अगर आप पूछेंगे तो ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड साइड है। बट मुझे डाउट हो रहा है कि ये पुट कॉल रेशियो सही कैलकुलेट हो गया है, क्योंकि आज डेटा में कुछ मुश्किल हो रही थी मेरे ख्याल से, तो मुझे लग नहीं रहा मार्केट को देख के कि पुट कॉल रेशियो 0.85 होना चाहिए, लेकिन आया तो मैं उसको छोड़। दूसरा, अब इसके विपरीत आइए बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में एक ही लेवल है दीप इंपॉर्टेंट, और वो है 46,000। 46,000 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं, 46,000 के कॉल्स पर 46 लाख शेयर हैं। तो 46,000 के ऊपर 3 बजे तक आप निकल कर नहीं टिकते हैं तो आप थोड़ा नीचे क्लोजिंग दे सकते हो, उसके चांस ज़्यादा है। एक और चीज़ है, अगर सही है तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ रहा है 1.45, जो थोड़ा ओवरबॉट है। अच्छा क्या है, पोजीशन कम है, लेकिन खराब क्या है, पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे, और 46,000 पर अच्छी कॉल राइटिंग होकर दी है। सो आई थिंक 3 बजे तक 46,000 के ऊपर टिकना जरूरी है, और लग ऐसा रहा कि शायद मुश्किल है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी नीचे 45,800 के आसपास आए वहाँ लेना चाहिए, 46,000 46,100 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर पुट कॉल रेशियो मेरे हिसाब से दोनों का सही आया, क्योंकि आज डेटा में मुश्किल आ रही थी। आशीष हमें अपडेट देने की कोशिश, आशीष बताएं। सर मैं अभी जो देख पा रहा हूँ लाइव, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर है 0.88 अभी का आपको बता रहा हूँ करंट, और निफ्टी का है 0.92। 0.9 करंट सीरीज का, करंट का अभी का। हाँ तो टोटल ऑल सीरीज है, लेकिन अभी करंट बता रहा हूँ। हाँ तो 0.8 है, तो फिर वो 1.5, तो फिर ठीक है, मतलब हाँ फिर मैं कोई पुट कॉल रेशियो हायर से। सो दो ही चीज़ अपने 3 बजे तक 20,100 46,000 ये दो लेवल के ऊपर टिके रहते हैं तो और तेजी बन जाएगी, और नहीं रहते तब भी आप मजबूती हैं, लेकिन तब आपको खरीदना नीचे में है, और अगर ये लेवल पार करें तो फिर खरीदने का मौका एक और आपके लिए बन सकता है। सिंपल। अंडरस्टूड सर। चलिए ये है आपके लिए समय बाजार का डेटा। आइए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर राकेश जी कुणाल जी के लिए।
बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है HDFC AMC और इस स्टॉक को मैं और कुणाल जी रेगुलरली रिकमेंड कर रहे हैं। लास्ट हमने इसको 2100 के अराउंड रिकमेंड किया था और बड़े टारगेट्स 2900 के दिए थे। टेक्निकली अच्छी विकेट पे बैटिंग कर रहा है, अच्छा पैटर्न है और एक अच्छा उछाल शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है, तो एक ओवरबिट खरीदारी की राय है ऑन HDFC AMC। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, 2600 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है और जिस तरह का इसमें मोमेंटम बन रहा है, हमें लगता है कि काफ़ी अरसे बाद और एक बड़ा कंसोलिडेशन हो जाने के बाद इसमें ब्रेकआउट हुआ है, तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर के लेवल्स आपको दिखाएगा। बिल्कुल बाय करके चलने की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें और स्टॉप लॉस रखना है आपको 2620 2620 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 2750 का, 2750 का पहला टारगेट और 2800 का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए HDFC एसेट मैनेजमेंट में हमारी खरीदारी करें। म्यूचुअल फंड में करें खरीदारी। कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आती हुई ये राय। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अरे जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 421 रुपया, 421 रुपया 50 पैसा। 421.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। इंडियन होटल के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों के करेक्टिव मूव के बाद आज स्टॉक के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसके अंदर कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। तो इंडियन होटल में यहाँ से एक बढ़िया बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसमें इमीडिएट टारगेट बनेंगे 435 रुपए के, दूसरा टारगेट बनेगा 440 रुपए का। स्टॉक का जो नीचे पे चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 411 रुपए, 412 रुपए के आसपास है, तो 411 का स्टॉप लॉस लगा के इंडियन होटल में यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करें, जिसमें पहला टारगेट 435 रुपए का, दूसरा टारगेट 440 रुपए का। 2-4 दिनों का व्यू लेके खरीदारी करें इंडियन होटल। इंडियन होटल खरीदें, ये राय आपके लिए सुमित जी की। बिगुल हिमांशु जी के लिए हिट मैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, पिछले 2-4 मिनट में एक शार्प मूव आई है स्टॉक में। स्टॉक वही है जिसके बारे में कल से डिस्कशन हो रहा है। स्टॉक है ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर अभी भी खरीदारी करेंगे और कोई 1-2 रुपए का अगर डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 327 रुपए का। और जिस तरह से ब्रेकआउट है अनिल जी, मुझे लगता है कि ये एक आध दिन में 350 रुपए के टारगेट्स के लिए इसमें एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो ग्रेन्यूल्स का जो ब्रेकआउट है ये मिस नहीं करना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 332-333 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स है। 330 रुपए तक कोई डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। 327 के स्टॉप लॉस के साथ 345-350 के 2 टारगेट्स के लिए ग्रेन्यूल्स में खरीदारी करके चलने की सलाह। यही बचा था बढ़ने के लिए। कल हमारी स्टोरी के बाद हरकत में आया, आज ऑफ लेट सेकंड हाफ में मजबूत बनता हुआ दिख रहा है, तैयार होता दिख रहा है बड़ी तेजी के लिए। ग्रेन्यूल्स एकदम सही वक्त पर हिमांशु जी की पड़ी है नजर। आइए हमारी नजर पड़ चुकी है श्रीकांत जी पर, आ चुके हैं इस शो में, और श्रीकांत जी की नजर किस स्टॉक पर पड़ी है वो आपको पता चलेगा बिगुल के बाद BTS डबल टी। श्रीकांत जी स्वागत है आपका, बताएं सर। जी गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले आज हिंदी दिवस की जो वर्षगांठ है उसके बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो मुझे लगता है कि भारत की ये राजभाषा है और हम सभी को इसे काफी रिस्पेक्ट के साथ मनाना चाहिए और सभी के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि इस दिन, जैसे आपने आज का पोशाक रखा हुआ है, मुझे लगता है ये पोशाक सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, ये काफी जरूरी। नहीं बिल्कुल। तो काफी मजा आ गया सभी को इस पर्टिकुलर पोशाक में देख के। और अगर आज मार्केट की अगर बात करें तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, मुझे लगता है बिल्कुल बैंक निफ्टी में मोमेंटम बना रहेगा और 50,000 यानी कि 45,950 के ऊपर टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स रिवर्सल में आ रहे हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि कैनरा बैंक पे एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, जो 365 के करीब ट्रेड कर रहा है, और 359 का स्टॉप लॉस रखें, यानी कि 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 380 से लेकर 390 रुपए की। तो ये है आपके लिए राय कैनरा बैंक पर आती हुई, आपके लिए एक श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई। आइए एक बिगुल है मेहुल जी के लिए भी BTS डबल टी का। मेहुल जी बताएं सर।
मेरा जो स्टॉक है वो भी हिमांशु जी के साथ ही है। ग्रेन्यूल्स ही था, मुझे भी वही कवर करना था। जब उन्होंने कवर कर लिया तो मेरा भी टारगेट मैं बता दूं 350 का टारगेट है। तो अगर किसी को कैश में नहीं लेना है तो एक बार के लिए 335 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पे 9 साढ़े 9 के बीच में मिल रहा है। यहाँ पे 6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा ग्रेन्यूल्स के 335 के कॉल ऑप्शन का। अपसाइड टारगेट मैं समझता हूँ 16 रुपए का आ सकता है आने वाले 2-3 दिन में। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो ये है आपके लिए ग्रेन्यूल्स, दोनों को पसंद आता हुआ दिख रहा है और मुझे तो है ही है, मैंने पहले ही बोला है। बिल्कुल। ओके, आइए हिमांशु जी की नहीं सॉरी श्रीकांत जी अभी अभी आए हैं। श्रीकांत जी ने हमें शुभकामनाएं भी दी। कहाँ हैं श्रीकांत जी? और श्रीकांत जी बहुत दिल से आज हिंदी दिवस मना भी रहे हैं। तो श्रीकांत जी, आज हम हिंदी दिवस बड़े जोर शोर से मना रहे हैं और हमसे ज़्यादा जोर शोर हमारे दर्शक मना रहे हैं। बिल्कुल। तो आज सुबह हमने एक ट्वीट किया कि भाई जरा मार्केट के साथ हिंदी के मुहावरे जोड़ के बताओ। तो एक से एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ट्वीट हमारा हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा था सुबह से। तो आइए कुछ और हमारे दर्शकों की क्रिएटिविटी को नमन करते हुए आपके सामने कुछ और रखे जाएं। तो नवीन बजाज साहब हैं थोड़ा सा ऊपर करो, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। डूबते को अनिल सिंघवी का सहारा। अरे अच्छा, ओ मैं तिनका हूँ। ओके नवीन जी, मैं आपकी भावनाएं समझ गया। ओके इसके बाद आर.के. श्रीवास्तव साहब ने कहा आई लव जी बिजनेस, इट्स मिक्सचर ऑफ मार्केट नॉलेज, हेल्थ, न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल ह्यूमर ऑफ ऑल टीम, मूड बना दे। वाह क्या बात है। आंखों का तारा जी बिजनेस हमारा, सारे चैनल देख जगमुआ, शेयर मार्केट सीखा न कोई, 3.5 आवर्स जो जी बिजनेस देखा सो शेयर मार्केट का पंडित हो। वाह श्रीवास्तव साहब क्या बात है, गजब, वेरी नाइस, धन्यवाद आपका। ओके और सुमित कुमार, LIC के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। ओके LIC का शेयर IPO में लगा है भाई साहब को। हार्दिक हमारी आपके साथ में भावना है। ओके सुमित कुमार हैं जो बैंक निफ्टी को HDFC का सहारा है। बढ़िया है, वेरी नाइस। और रौनक मुंगड़िया जी लिख रहे हैं कितना रिटर्न पाओगे बैंक में FD करके, अच्छे रिटर्न पाओगे शेयर में निवेश करके। वेरी गुड। प्रमोद राठौर, दिल गार्डन रीच हो गया। वाह, गार्डन की जगह गार्डन रीच हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रमोद जी। ओके और कुछ और आपके सामने रविंद्र माने सामने लिखा है मार्केट के डाउन होते ही दिखते हैं दिन में तारे, अनिल जी का आवाज़ सुनते ही उठ जाते हैं मार्केट के सितारे। क्या बात है, काश हमारी आवाज़ से मार्केट उठ जाए, लेकिन चलो ठीक है। रविंद्र सक्सेना साहब कह रहे हैं कि कहत अनिल जी सुनो भाई ट्रेडर्स, जल्दी ये वक्त आएगा, डाउ चलेगा पीछे पीछे, निफ्टी दौड़ लगाएगा। अरे गजब, ये बहुत जोरदार है, मज़ा आ गया। वो बिल्कुल कबीरदास जी का जो उसी अतीत मखीजा साहब, रैली में निवेश सब करे, डिप में करे ना कोई, जो डिप में एवरेज करे लॉस काहे को है। वाह भाई अतीत जी, आपने तो फ्यूचर की बात करी, नाम अतीत है। ओके आदित्य पाठक साहब, रिटर्न ना पूछो मजगांव का, पूछ लीजिए भाव, मोल करो एमटार का, पड़ा रहने दो स्टॉक। थोड़ा कम जुड़ा है सुमित जी से तो के हिसाब वाला है, लेकिन बढ़िया है। हाँ, आपकी बैंक निफ्टी की रेंज समझकर पैसे दिए लगाए, जितना जिसको मुनाफा मिले काट काट ले जाए। सुभाष कुमार साहब, बढ़िया लिखा है मतलब भाई। और जितेंद्र सिंह ने साहब ने लिखा है निफ्टी 50 हो या कमोडिटी या हो म्यूचुअल फंड, हिंदी में सब कुछ समझावे अनिल सिंघवी के संग, जय भारत। क्या बात है जितेंद्र सोहम साहब, वेरी नाइस, धन्यवाद। तो अरे आ ही जा रहे, क्या बात है। मौसमी ठकरार जी, आज हम करते हैं निफ्टी या सेंसेक्स का आदर सम्मान, और अनिल जी आपको करते हैं सादर प्रणाम। अरे सादर प्रणाम, आपको प्रणाम मौसमी जी, बहुत बहुत बिल्कुल जी। ओके और एक बड़ी पोएम आ रही, थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया पोएम है ये, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आई डोंट नो आप सरप्राइज क्यों हो रहे हैं, इतने रिस्पांस आ रहे हैं। ट्रेंड कर रहा है अनिल सिंह, अभी भी ट्रेंड कर रहा है, सुबह से लेकर। हाँ, दोपहर को मैं बैठा था तभी, और अपने आप ही ऑर्गेनिकली वहाँ पे नाम आ रहे हैं, ट्रेंड हो रहा है। बात है, ये तो हम नहीं, हमारे दर्शक ट्रेंड कर रहे हैं। देखो इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और क्या चाहिए। तो बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ये है आपके लिए आता हुआ इस वक्त पूरा का पूरा एक्शन बाजार में। आइए शुगर स्टॉक्स में है आज जमकर तेजी, और डैम कैपिटल की तरफ से आज शुगर कंपनियों पर आई है एक मजबूत रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का असर दिख भी रहा है शेयरों पर। आशीष हमारे साथ तैयार है इस रिपोर्ट के खास अंश आपको बताने के लिए, और उसके बाद हमेशा की तरह जैन साहब शुगर से शेयरों को लेकर मीठी मीठी बातें करेंगे। जैन साहब ध्यान से सुने आशीष को।
जी आशीष। चीनी की मिठास आज और बढ़ गई, गजब की तेजी देखी जा रही है पूरे सेक्टर में। डैम कैपिटल की जैसे कि आपने बताया रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, बहुत अच्छी रिपोर्ट है जहां पर ये मान रहे कि मौजूदा भाव से आराम से 17 से 30% के रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत इन्होंने रिपोर्ट की इस तरीके से की है कि पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो सेक्टर के डायनामिक्स पूरी तरीके से बदल गए। पिछले 5 साल पहले अगर आप देखें तो जो केन अरियर्स थी इसकी चिंता थी, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो नहीं पाता था, एथेनॉल ब्लेंडिंग होती नहीं थी, चीनी का भंडार जमा रहता था, किसानों का बकाया बचा रहता था और बैलेंस शीट सबकी कमज़ोर थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो अब 5 साल में जो स्थिति बदली है पूरी तरीके से, आप देखिए एक्सेस शुगर होती है तो आसानी से जो है ये डाइवर्ट कर देते हैं एक्सपोर्ट्स में, साथ में एथेनॉल की ब्लेंडिंग में तो जो आपको तेज़ी देखने को मिली है। इनफैक्ट आप आंकड़ा देखिए 2018 से पहले ना के बराबर एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी, केवल 1.5% के आसपास। 2023 अभी का आंकड़ा बता रहा हूँ 11.5% बड़े आराम से ब्लेंडिंग हो रही है और सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो लगातार सस्टेनेबल डिमांड यहाँ पर है। फिलहाल अगर आप देखें तो एक ट्रिगर ये भी लग रहा है कि जिस प्रकार से एल नीनो की चिंता के चलते शुगर के आउटपुट पर सवाल उठ रहे हैं, माना जा रहा है कि भारत में फिलहाल अगर आप शुगर का स्टॉक देखें तो 5 साल में सबसे लोएस्ट, और इसी के चलते अप्रैल से लेके अब तक करीब 3 से 4 रुपए प्रति बोरी कीमतें बढ़ चुकी है, प्रति किलो माफ करेगा, प्रति किलो कीमतें बढ़ चुकी हैं। मौजूदा भाव हो गया 37 रुपए प्रति किलो के आसपास। और ऐसा नहीं है कि दिक्कत सिर्फ आपको भारत में देखने को मिल रही है, जो मौसम की दिक्कत है थाईलैंड में भी है, तो वहां पर भी यील्ड ड्रॉप्स होंगी। और ब्राजील में भी अगर आप देखें तो क्रशिंग सीजन खत्म होने के बाद नवंबर के बाद माना जा रहा है कि वहां पर भी किल्लत हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी सपोर्ट मिलेगा। घरेलू कीमतें तो 3 से 4 रुपए बढ़ गई हैं, लेकिन इंटरनेशनल रॉ शुगर की कीमतें अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दोनों में जो मानसून है काफ़ी कमज़ोर मान रहा है कि जा रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ सकता है। इसी के चलते मान रहे हैं कि सेक्टर पर पूरी तरीके से फोकस रखें, और फोकस इसके लिए भी करना है क्योंकि अक्टूबर में हो सकता है कि एथेनॉल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हमने देखा है कि ग्रेन बेस्ड एथेनॉल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी है, लेकिन जो शुगर बेस्ड है इसमें अभी अनाउंसमेंट आना बाकी है। इसी के चलते बलरामपुर चीनी खरीदारी की राय दे रहे 510 का टारगेट है, त्रिवेण इंजीनियरिंग पे 415 का, डालमिया भारत पर 540 का, द्वारिकेश शुगर 120। पूरा सेक्टर पसंद है। 4 टॉप पिक इनकी टारगेट मैंने आपको बता दिया। ओके, तो शुगर शेयरों पर ये दमदार रिपोर्ट और उसका असर आप देख रहे हैं। इस वक्त आज पूरे सेक्टर में जमकर तेजी होती दिख रही है। जैन साहब के रडार पर बहुत क्लोजली है, एक के बाद एक कई सारे स्टॉक्स और तेजी के द्वार तो कई बार सुमित जी ने भी खोले हैं द्वारिकेश शुगर में। जैन साहब बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, तेजी के द्वार द्वारिकेश में। मैं उस दिन भूल गया था अनिल जी, जब वो जन्माष्टमी की बात हो रही थी तो मैंने शंकर भगवान पे स्टॉक लाया था, तो किसी ने मुझे समझाया ट्वीट करके कि भाई द्वारिकेश का भी नाम ले सकते थे, आपका तो फेवरेट सेक्टर है, फेवरेट स्टॉक है, और आज बहुत बढ़िया चला हुआ भी है। अनिल जी, बहुत सारे स्टॉक्स एक के बाद एक, इनफैक्ट जैन साहब के जेम्स में हो या 10 की कमाई में हो, SPL में हो, हमने रेकमेंड किया ही है। और ये जो 20% वाली जो न्यूज है 10 से 20, ये बहुत बड़ी न्यूज थी, इसीलिए मैंने रिसेंटली भी यही स्टॉक लाए थे, शुगर स्टॉक्स। तो नाम तो आप सब जानते ही हैं आप लोग। कोठारी शुगर इनफैक्ट एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रहा। दालमिया भारत एक्सीलेंट कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट। पोनी शुगर इरोड इनफैक्ट बढ़िया स्टॉक। श्री रेणुका, यस। फिर मैंने धामपुर का नाम लिखा है, मगध, अवध। फिर आप बलरामपुर चीनी FNO का स्टॉक है बढ़िया। EID पैरी इज वन ऑफ माय टॉप फेवरेट्स। इनफैक्ट मुझे बहुत सारी वैल्यू दिखती है, कोरोमंडल वाली वैल्यू भी दिखती है, और ओल्डेस्ट शुगर कंपनी, बढ़िया कंपनी। बस एक ही चीज नेगेटिव है इसमें अनिल जी, सारी चीजों में सारे पॉजिटिव्स हमने देख लिए, स्टॉक सारे अच्छे वैल्यूएशंस भी है, डाउनसाइड रिस्क भी कम लगती है। हालांकि आज अब चल गए, बट स्टिल बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना है, अपने 200 डेमाज और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास चल रहे हैं, फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। एक ही चीज नेगेटिव है कि हैशटैग अनिल सिंघवी शुगर एकदम नहीं खाते। क्या हैशटैग अनिल सिंघवी? शुगर खाते ही नहीं है, शुगर एकदम त्याग कर रखा नहीं। ना ऐसा नहीं है। आप मतलब मैं लेता हूँ शुगर, मतलब थोड़ा कम खाता हूँ बस। कम नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं खाते। आप मिठाई तो खाते ही नहीं है। नहीं, मिठाई वो प्रसाद तो लेता हूँ ऐसा, और घर की बनी हुई मिठाई भी खा लेता हूँ। बाहर की मार्केट की वो नहीं खाता, तो उससे क्या थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। बाहर की खाने, और घर पे तो कितनी, जैन साहब कितनी बार बुला के घर पे खिलाएंगे, तो इस हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। जी, अब हमारी गजक खा लेते हैं आप, गुड़ की गजक खिलाता हूँ मैं, इसलिए। हाँ, गुड़ की, हाँ, मतलब बेसिकली क्या है, वो जितना मतलब खाने में कुछ नहीं है, खा के उसको दौड़ भाग के कैलोरीज बर्न ना करे तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए। और जो बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं, जैन साहब आपको गलतफहमी है। अनिल जी तो खाते हैं मीठा, कुणाल जी नहीं खाते हैं। लास्ट जब हम मिले थे तो अनिल जी ने कुकीज ऑफर करी थी, मतलब कि 2-3 बार बोला, तो तब भी कुणाल जी ने उठाई। तब अनिल जी ने बोला
अरे भैया कॉम्प्लीमेंट्री है तब भी नहीं उठाई। अनिल जी तो दबा दबा खा रहे थे, पूरी प्लेट साफ करी थी और पीछे पीछे मैं भी था और कुणाल जी रेस के बाहर थे। अनिल जी गलत तो नहीं बोल रहा? यार कुकीज थोड़ी मिठाई में आती है, मिठाई में तो आता है गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी। मीठा तो होता है। अरे ये क्या हमारी मतलब बिल्कुल ऐसा थोड़ी, मतलब मिठाई एक तरह जलेबी खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, भरे हो, वो मिठाई। एक आध कुकीज में क्या है वो ठीक है, वो उतना तो चलता है, मतलब ऐसा तो हाँ बिल्कुल बंद नहीं है, लेकिन हाँ कम खाते हैं। उस दिन जय आए थे तो भी आपने खाई थी हल्की? हाँ जय आए तो इतनी सी हमने एक पीस ली थी ना मिठाई। ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ी खा लेते हैं, ठूस ठूस के जो पहले खाते थे कि 10-12 गुलाब जामुन खा लो, वो वैसा हाल नहीं रहा अब। वंस अपॉन अ टाइम होता था। जी सुमित जी तैयार? सुमित जी बिल्कुल आपके लिए। जी अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताएं। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 77 रुपीज 20 पैसा, 77 रुपीज 30 पैसा, 77 रुपया 20 पैसा, 77 रुपया 30 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम। SJVN के अंदर यहां से मोमेंटम ऊपर का देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक भी हम कंटिन्यूसली लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। अभी लास्ट 2 दिनों में छोटा सा मूव नीचे देखने को मिला, मूव रिज्यूम कर रहा है। स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। आज और आने वाले कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए स्टॉक में खरीदारी करें। SJVN यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाएगा, जिसमें 82 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 85 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में हो सकता है ये स्टॉक जल्दी 3 डिजिट में भी देखने को मिले। 73 रुपया 74 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 74 का स्टॉप लॉस लगा के SJVN में खरीदारी करें। 82 रुपीज 85 रुपीज ये दोनों इसके इमीडिएट टारगेट है शॉर्ट टर्म के। पोजीशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें SJVN। SJVN सुमित जी का फेवरेट स्टॉक है और मोमेंटम में आपको आते दिख रहा है। सुबह भी बजिंग था बट अब एक फ्रेश मूव इस पर आपको आती हुई दिख रही है। आइए पिक ऑफ द डे, और ये आ रही है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। बताएं सर। जी दीप 20,000 निफ्टी पर मैंने एक छोटा PSU बैंक रिकमेंड किया था। स्टॉक का नाम था इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि वॉलेटिलिटी के चलते 32-34 दोनों जो लेवल्स मैंने सुझाए थे उनमें एंट्री मिली और स्टॉक 2 दिनों में 11% लगभग ऊपर है। अब दूसरा ऐसा ही बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरे रडार पर आया है। 43 रुपए 70 पैसे, 43 रुपए 60 पैसे के आसपास के करंट लेवल्स हैं। इसमें खरीदारी करनी है। इसमें आज एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और अगर कोई 1-8 रुपए का डिप मिल जाए तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 40 रुपए का। और दीप मेरा मानना है कि जिस तरह का ये ब्रेकआउट है, ये 1 से 2 दिन के नजरिए से 48 और 52 रुपए के 2 टारगेट्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आते हुए नजर आ सकते हैं। PSU बैंकों में जबरदस्त तेजी है। PSU बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर ब्रेकआउट दे चुका है, तो मुझे लगता है ये स्पेस मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर काफी अच्छे मौके देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये खरीदने की आती देखिए 4852 के टारगेट के लिए। ओके, ये आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और आज कुछ और इंटरेस्टिंग आपके लिए रिसर्च आ रही है। इससे पहले कुछ और हमारे दर्शकों की तरफ से जो ट्वीट भी आए और एक बेहतरीन कविता भी आई है जी। तो हम सोचे कि वो अभी 3 बजे का वक्त है, 3 बजे के बाद बाजार में एक्शन निफ्टी का जल्दी हो जाएगा, तो पहले जल्दी से हम बता दें। तो पहले आपके सामने एक बहुत बेहतरीन कविता आने की तैयारी में, जरा वो हम आपके सामने रख दें और जरा उसको एंजॉय कीजिए। उसमें एक नहीं कई सारे मुहावरे हैं। शशि लाहौटी जी हैं, हमारी नियमित दर्शक हैं कोलकाता से। वो हर एक प्रोग्राम में कुछ न कुछ वो हमेशा पार्टिसिपेट करती है और बहुत अच्छा लिखती है। तो उन्होंने लिखा है, जो थाली के बैंगन होते हैं उनकी मार्केट में दाल न गलती है। क्या बात है, 2 मुहावरे आ गए। कितने भी अक्ल के घोड़े दौड़ा लें फिर भी ना आंखें खुलती है। 3। ओके, मैं गिन रहा हूँ कितने मुहावरे हैं। खुलती किस्मत उन्हीं की मार्केट में वही चैन की बंसी बजाते हैं। 4। जो तिल का ताड़ न बनाकर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए कमर कस जाते हैं। 5। जो कान के कच्चे होते हैं वह सब गुड़ गोबर कर देते हैं। 6। 7 नहीं 2 है, कान के कच्चे और गुड़ गोबर। हाँ, जब होता है बेचने का समय तब मार्केट में एंट्री करते हैं। ओके नेक्स्ट। जब चिड़िया चुग जाती खेत तो फिर पीछे पछताते हैं। खुद को ज्ञानी कहते हैं, मार्केट का वह भी मुंह की खाते हैं। 9 मुहावरे शशि जी, गजब, धन्य, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी रचना और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई शशि जी, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आइए कुछ और हमारे ट्वीट्स भी आए।
मनहास सूरी साहब देखने बैठ गए जी बिजनेस कुछ मित्रों के संग, देखकर अनिल जी की बुद्धिमत्ता हम तो रह गए दंग। वाह, और हम तो रह गए दंग भैया। अब हम अब बताएं, अनिल जी के बताए शेर बस नोट ही बरसाते जाएं, कहे सूरी कविराय। अच्छा, खुद ने कविराय सूरी बनाया, वेरी गुड। वैसे है भी, लिखा भी अच्छा है भैया। अब बात यह गांठ मान लियो, छोड़ जी बिजनेस के प्रोग्राम को कहीं ना जाइए। गजब, क्या बहुत बढ़िया मनहास जी, बहुत बढ़िया। आप कविराय हैं, कविराय हैं 100%। और कमल वशिष्ठ साहब, इन्होंने भी लिखा है अंग्रेजी के तो अक्षर भी साइलेंट हो जाते हैं, हमारी हिंदी की बिंदी भी बोलती है। वाह भाई, हमारी हिंदी की बिंदी जी बिजनेस बोलती है, क्या बात है। वाह वाह कमल जी, बहुत बढ़िया, जय श्री राम। और जोरदार लिखा है उन्होंने भी। ओके, आज है हिंदी दिवस। टमाटर हो गई सस्ती, चालू है मिड कैप स्मॉल कैप की मस्ती। अच्छा, अंकित कपूर साहब ने ये लिखा है टमाटर वाले के साथ में। अभिराज कुंवर सिंह, इन्वेस्ट जो करने में चला, कम भाव में स्टॉक मिला न कोई। अच्छा, इन्हीं की दूसरी लाइन क्या है, मिला जो स्टॉक एक दो तो स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर होए। हार्दिक सहानुभूति। स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर होने की, लेकिन लिखा अच्छा है आपने। हो सकता है आप दूसरी जगह हाथ आजमाएं ट्रेडिंग के बजाय लिखने में। नरेंद्र जी हैं जिन्होंने लिखी, भैया तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या मजगांव बेच के पछता रहे हो। वाह वाह नरेंद्र जी, गजब लिखा है भाई। मानस हल्दर साहब जिन्होंने लिखा है, अनिल जी का मार्केट आउटलुक नहीं देखा तो मार्केट के ट्रेडिंग समय पर हाथ पांव फूल जाते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब ये। और रंजन अग्रवाल साहब, शेयर बाजार है मेरी जान, लेता हूँ रोज अनिल सिंघवी सर का ज्ञान, रहता हूँ इन्वेस्टर जब तक आता नहीं एग्जिट का फरमान, शेयर बाजार में जान। वेरी गुड, बढ़िया कविता लिखी रंजन जी ने। अरे बाप रे, बहुत सारे हैं। अनिल मासूम, अनिल का नाम भी मासूम भी होता है, अनिल नाम के लोग। क्या बात कर रहे हैं। ओके, इस कारण से हो गया जी बिजनेस से प्यार, पैनल वाले देवता अनिल हुए अवतार। वाह, आप सब देवताओं को प्रणाम किया है उन्होंने, हमारे एक्सपर्ट पैनल पे जो भी है अनिल जी ने, बहुत बढ़िया जय। अच्छा, एक दो ट्वीट और बचे हैं, मुझे बताया जा रहा है, जल्दी से मैं पढ़ लेता हूँ। अनरजिस्टर्ड ब्रोकर की सलाह पर चने के खेत पर चढ़ोगे तो मुनाफा 9-2-11 हो जाएगा। अनमेश जी, बहुत काम की बात कही है आपने, आसान शब्दों में बिल्कुल समझा दिया। और VG_2016, करत करत अभ्यास ते चीनी में आई मिठास, ऊपर भाव जाने से पोर्टफोलियो ने भरी उड़ान। सुमित जी की तरह जमा तो कम है, लेकिन भावनाएं में आपकी समझ जी। अच्छे शुगर शेयर उनके पास में है। सुमित जी, आपसे बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं। देखो आप देख रहे हैं ना, नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सुमित जी? अनिल जी, मैं सारे देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, और बहुत सारे तो इतने बढ़िया है कि बस मजा आ रहा है सुन के, देखते। गजब का पार्टिसिपेशन है सारे दर्शकों की तरफ से। और आज पूरे दिन भर में ट्रेंड कर रहा है। नहीं तो जनरली होता है कि चलिए सुबह आपने ट्वीट डाला और सुबह लोग देख ले कर ले। और आप में से किसी की इच्छा हो कोई पेश करने की, कोई ऐसा मुहावरा वगैरह, तो ज़रूर बताएं। हमारी टीम तैयार है आपके लिए, बिल्कुल। आइए, इस बीच में तैयार है नूपुर बताने के लिए कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स का डीमर्जर जो हुआ है, किस कारोबार का हुआ है डीमर्जर, और क्या है स्वैप रेशियो, और डिटेल्स बाकी क्या है, नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, आज बजाज इलेक्ट्रिकल एक्स ऑफ डीमर्जर ट्रेड कर रहा है। अब जो बजाज इलेक्ट्रिकल लिस्टेड है उसमें सिर्फ कंज्यूमर और लाइटनिंग का कारोबार है। ईपीसी का जो कारोबार था, जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर से रिलेटेड जो कारोबार थे कंपनी के, वो बेजल प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिए गए और उसका डीमर्जर आज हो चुका है। तो जो प्राइस एडजस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में 10 बजे दिखा था 10% नीचे, वो जो 10% 100-125 रुपये का है, वो बेजल प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन आपके सामने निकल कर आई है। अगर आप देखें तो आपके पास एक शेयर अगर आपके पास था बजाज इलेक्ट्रिकल का, तो आपको मिल जाएगा एक शेयर बजाज बेजल प्रोजेक्ट्स का भी। और फिलहाल ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि जो पावर बिजनेस था कंपनी का, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो या फिर जो ट्रांसमिशन का हो, ये दोनों ही कारोबार में कंपनी ने घाटा किया था FY 21-22 में। हालांकि पिछले साल सिर्फ 7 करोड़ के आसपास का मुनाफा आते हुए नजर आया था। टोटल रेवेन्यू में 10% का कंट्रीब्यूशन होता है ईपीसी का, लेकिन ये लॉस मेकिंग होने के चलते जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के रेशियोज होते थे और जो मार्जिन होते थे वो डिप होते थे और वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट लाते थे। अब ये कारोबार जब अलग हो चुका है तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के भी जो रेशियो है वो इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे, मार्जिन पिक्चर आपको बेटर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लॉस मेकिंग अब जो कारोबार है वो अलग हो चुका है। अब बेजल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो करीबन 28,000 मेट्रिक
टन पर एनम की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। पिछले साल 540 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 10% था। लॉस FY20 से FY22 में था, लेकिन FY23 में यहाँ पे 7 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया था कंपनी ने। ऑर्डर बुक अभी की फ़िलहाल देखें तो 1640 करोड़ के आसपास के। मैनेजमेंट काफ़ी अब जो है आगे चल के पॉजिटिव है इस कारोबार को लेकर, क्योंकि जो ऑर्डर बुक अब खड़ी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनका ये मानना है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के रिटर्न रेशियोज भी सुधरेंगे, मार्जिन पिक्चर सुधरेगी, और जो पावर का कारोबार अलग हो चुका है उसकी भी ऑर्डर बुक अब स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जो अब डीमर्ज पार्ट आपका सेपरेट हो गया, वो भी सेपरेटली लिस्ट होएगा? वो भी सेपरेटली लिस्ट होगा, लेकिन अभी सिर्फ जो लिस्टेड में है वो उसमें कंज्यूमर बिजनेस रह गया है। जैन साहब ट्रैक करते हैं सर बजाज इलेक्ट्रिकल्स? करते हैं, और इनफैक्ट ये सेगमेंट बहुत बढ़िया लगता है मुझे, FMEG सेगमेंट। और बजाज को देखिए, हमारा बजाज के अलावा बजाज पंखे और ये सब भी बहुत पॉपुलर रहे हुए हैं। सो ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशंस मुझे महंगे लगते थे, अब देखते हैं डीमर्जर के बाद, बट ओवरऑल ये है कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, सो दैट इज वन रीजन। बट एक लेवल के बाद बहुत बड़ा करेक्शन भी हुआ है, और डीमर्जर और इनमें वैसे फायदा होता है। मैंने ये देखा कि आप दोनों डीमर्ज कंपनीज को बाद में जब देखेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे, क्योंकि नंबर्स और रेशियोज और जब फंडामेंटल्स और सब अलग अलग दिखते हैं तो काफी चीजें रीवैल्यू होती है। सो इट इज नॉट बैड, जिन्होंने लिया हुआ वो कंटिन्यू करे होल्ड करना, बाकी जिनको लेना है वो दूसरे स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। बट ओवरऑल डीमर्जर से जनरली कॉर्पोरेट एक्शन से फायदा होता है, बिकॉज कंपनी का मैनेजमेंट जब कोई चीज ऐसे स्टेप्स लेती है तो सर्टेनली उनका विजन या और ज्यादा कुछ क्लैरिटी आती है तभी लेते हैं, एंड इन द लॉन्ग रन दे विल गेट बेनिफिट। ओके, तो लॉन्ग रन में बेहतर ही होंगे ये आपके लिए जैन साहब की तरफ से रहा है। ये PSU बैंक्स पर नजर बनाए रखिए। IOB इंडियन ओवरसीज बैंक में अभी कुछ बड़े सौदे आपको होते हुए दिख रहे हैं, करीब 18.5 लाख शेयर्स के। स्टॉक भी 6% ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो एक्शन PSU बैंक्स में बरकरार है इस समय। वागले साहब के लिए एक बिगुल वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। जी, मैकडॉवेल्स बाय करना है, 1067 का करंट भाव है BTST के तौर पे। मुझे लगता है ये 1100 तक की मूव की शुरुआत है। 1067 1068 के करंट भाव पे लीजिए। नीचे का एक स्टॉप लॉस होगा 10 रुपए का 1057 का, और पहला टारगेट 1085 1088 ये कल के लिए है। पोजिशनली 1 से 2 दिनों का 1100 1110 का टारगेट मुझे दिखाई देता है। 1110 के टारगेट के लिए मैकडॉवेल में करे खरीदारी, राय वागले साहब की। आइए वागले साहब से ही जुड़ा एक और स्टॉक है आज सुर्खियों में, और वो है BPCL। हाँ, और आइए BPCL में क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं, बताने के लिए वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए। तो अनिल जी, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था वो BPCL की जो सागर में बीना रिफाइनरी है उसको लेके था, और इस रिफाइनरी की प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रख दी है, और यहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला रखी गई है। और देखिए, बीना रिफाइनरी जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा थोड़े समय पहले, मेरे ख्याल से इस साल के शुरुआत में BPCL ने कहा था कि करीब 49,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है वो बीना रिफाइनरी में करने वाले हैं, और ये अब तक का BPCL का सबसे हाईएस्ट केपेक्स जो है वो है। इसमें कंपनी जो है इथेनॉल क्रैकर जो है वो लगाने वाली है, और साथ ही साथ रिफाइनरी की क्षमता जो है वो फिलहाल 7.8 मिलियन टन के आसपास है, उसको बढ़ा के 11 मिलियन टन पर एनम के आसपास करने वाली है। जाहिर सी बात है, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 100% कैपेसिटी पे ये चल रहा था, और यहाँ से और इसके ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसका ये विस्तार करने वाले हैं। टोटल जो केपेक्स है वो करीब 5 साल में होगा। 5 साल में ये पूरा डेवलपमेंट जो है या फिर प्रोजेक्ट जो है वो पूरा खत्म होने वाला है। इसको अगर आप देखेंगे, प्रोजेक्ट से करीब 2200 किलो टन के आसपास का पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो है उसका उत्पादन होगा, और इस प्रोजेक्ट के चलते भारत का जो पेट्रोकेमिकल्स ओवरऑल ग्लोबली सेगमेंट में प्रेजेंस है उसमें करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। इस प्रोजेक्ट से काफ़ी सारे और मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक, पाइप, पैकेजिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, इनको भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बढ़त मिलेगी, मौका मिलेगा। अब बीना रिफाइनरी इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, एक तो वैसे भी 100% कैपेसिटी पे ये हमेशा चलती है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जितनी भी रिफाइनरीज है, जैसे कि मुंबई रिफाइनरी हो गई, कोची रिफाइनरी हो गई, इन सब में से सबसे ज़्यादा GRM अगर कोई देता है तो वो बीना रिफाइनरी है। आप FY23 का देखिए,
इस कंपनी का टोटल GRM करीब $20 के आसपास का था, जबकि बीना रिफाइनरी का जो GRM है वो करीब $28 के आसपास का था। जून 2022 में आपको याद होगा, पहले ये भारत ओमान रिफाइनरीज के पास थी, जो JV था उसके पास थे। उसके बाद BPCL ने इसका पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो खरीद लिया था और इसका सीधा इम्पैक्ट इस कंपनी के GRMs में हुआ था। बाकी रिफाइनरीज के GRM के मुकाबले बीना रिफाइनरी का जो GRM है वो करीब 30 से 40% ज़्यादा है। तो इस रिफाइनरी में जो केपेक्स कंपनी कर रही है उसका सीधा इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के ऑपरेशंस में भी देखने मिलेगा। हालांकि देश के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट था जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। ओके, तो BPCL अब बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है इनके लिए, और कब तक ये ऑन स्ट्रीम आएगी रिफाइनरी, कुछ टाइम लाइन? टोटल अगर आप देखेंगे ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें एथेनाइल क्रैकर है और केपेक्स बढ़ाना है, ये टोटल प्रोजेक्ट 5 साल का है। वैसे अगर 5 साल का प्रोजेक्ट, ओके, तो बड़ा प्रोजेक्ट है और BPCL पर आपको एक्शन भी दिख रहा है। आज थोड़ा नर्म है, मंडे की गिरावट में इसमें भी बड़ी गिरावट आई थी, बट उसके बाद थोड़ा संभलते हुए भी ये दिखा है काउंटर। आइए श्रीकांत जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी एक कॉल BTSWT। बताएं सर। तो दीपांशु देखिए, वैसे मेटल्स और माइनिंग, आयरन और रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम बनते जा रहा है और इंट्राडे में इन्होंने अच्छा खासा करेक्शन भी किया था। लेकिन NMDC की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो अभी भी वो डे हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और काफी बड़े वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक जो है वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर चुका है। करंट लेवल्स पे अगर इसके वॉल्यूम्स और प्राइस पैटर्न को देखें तो मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छा दमखम है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई यानी 170 को क्रॉस करे आने वाले 1 या 2 दिन में। करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करके चले, जो 150 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें 145 का, टारगेट्स नजर आते हैं 170 रुपए के। तो करंट लेवल से NMDC को लॉन्ग करके चले। NMDC है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय श्रीकांत जी की तरफ से आपके लिए आती है। आइए, वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष हमारे साथ है तैयार। ये 2 सीरीज आशीष के लिए फुल ऑफ एक्शन रही है। हर रोज बैन लिस्ट में कुछ न कुछ बदलाव हो ही जाता है, एक आध दिन को छोड़ दें। तो आशीष पहले तो बताएं कि आज कोई बाहर निकलने की उम्मीद रखी जाए। 3 स्टॉक है सर जिनसे उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन तीनों बॉर्डर लाइन पर है, कंफर्मेशन नहीं है, यानी 80% से नीचे नहीं है हमारे पास। सेल सबसे पहला स्टॉक है, 80.5% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर है 81%, 80.95 प्रिसाइसली, और डेल्टा कॉप यहाँ पर 81.2% है। तीनों स्टॉक हैं, लेकिन हमारे पास अभी समय बचा हुआ है, 20 मिनट है, पोजीशंस घट सकती हैं। तो ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बैंड से बाहर आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक्शन रोज लगातार है, एक्शन बना रहना चाहिए बॉर्डर पे। हाँ, कौन सा लगता है आपको आएगा? मेरे को लगता है तीनों ही आ जाएंगे। तीनों बाहर आ सकते हैं सर, है ना? पॉसिबिलिटी है। आधा 1% आज तो 3-10 में, अभी 20 मिनट बाकी है। सेल के लिए तो पूरे चांस बन रहे हैं। चलिए, तो 3 बाहर आने की तैयारी में। अच्छा, एंट्री भी है कि नहीं? 3 स्टॉक की बराबर बैलेंस आउट होगा। क्या बात है, बताइए। बलरामपुर चीनी सर बड़ा सर्च देखने को मिला है, 133% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन में। तो ना कि सिर्फ बैन में आएगा, कुछ दिन बैन में बना भी रहेगा। BHEL यहाँ पर है 101%। BHEL तो सर परमानेंट मेंबर सा ही हो गया है बैन लिस्ट का। और तीसरा स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कहना, क्योंकि हो सकता है कि पोजीशंस कम भी हो जाएं। 97% के आसपास हैं मार्केट वाइड पोजीशन में, 96.8% है। 95% के आंकड़े को अभी जस्ट ही क्रॉस किया है, तो स्टॉक के ऊपर नजर रख सकते हैं। तो 3 स्टॉक है, बलरामपुर चीनी, BHEL और जी एंटरटेनमेंट, जो एंट्री करेंगे बैन में, बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा है। सेल, हिंदुस्तान कॉपर और डेल्टा कॉप। गिनती उतनी रहेगी 9 स्टॉक्स की। बलरामपुर तो पक्का आई गया समझिए, भेल जी भी आई गया समझो, है ना? जी 95-97 2% का फर्क है, तो बॉर्डर पे है। बलरामपुर और भेल की पूरी संभावना है कि बैन में आ जाएगा। 3 निकलने की संभावना, 3 आने की संभावना। आने 6 में से अगर एक शॉर्ट देखेंगे तो बलरामपुर चीनी है, सेकंड आपके लिए भेल है जो अंदर आ सकते हैं। बाहर निकलने में तीनों भी निकल सकता है और एक भी ना निकले, ऐसा भी हो सकता है। एकदम बॉर्डर वाला मामला है। चलिए, बढ़िया। 3 बजे के बाद बाजार 20,100 पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं और 46 एग्जैक्टली वही लेवल जो 3 बजे की हम बात करते हैं, इसके ऊपर निकलने पर वहीं जाके वही लेवल पे फिट हो जाते हैं। कंफ्यूज रखते हैं, आधे घंटे में आगे क्या करेंगे, देना भी चाहिए क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी। लेकिन डीप लग रहा है सर ऑलमोस्ट टू द पॉइंट उसी लेवल पर है। बढ़ेंगे थोड़ा, आखिरी 20 मिनट में थोड़ा बढ़ेंगे बढ़ेंगे क्योंकि जिस तरह से डेटा बनते दिख रहे हैं और जिस तरह का मुंह दिख रहा है, लगता है आखिरी मिनट में कुछ और बढ़ाएंगे।
ठीक है। बाय द वे DCW की बात चली रही थी, केमिकल प्राइसेस को लेकर एक बड़ी राहत भी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले कंपनी की तरफ से सर्कुलर भी आया है। ट्यूटिकोरिन मामले में कस्टम्स कमिश्नर ने इनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग करी थी टाइटेनियम डाइऑक्साइड के मामले में। वहाँ पर 16 शो कॉज नोटिस भी कंपनी के खिलाफ जारी किए गए थे। वो सारी प्रोसीडिंग्स जो कंपनी के खिलाफ थी वो ड्रॉप कर दी गई हैं। बड़ी राहत है। 16 शो कॉज नोटिस आए थे, कुछ टाइटेनियम डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ मामला है, ट्यूटिकोरिन कस्टम्स कमिश्नर ने किया था ये, और वो सारे मामले इनके खिलाफ ड्रॉप हो चुके हैं। तो एक फ्रेश इंसेंटिव आ रहा है स्टॉक को ऊपर जाने के लिए। ऑलरेडी इसमें ट्रिगर्स बने हुए थे। 61 का सुमित जी का टारगेट है, वो बेहद करीब आपको आते हुए दिख रहा है। इस समय 15% की बड़ी तेजी हो रही है। तो आज सुबह सुमित जी ने आइडेंटिफाई भी किया था और स्टॉक के लिए बढ़िया दिन भी इस समय हो रहा है। ये है आपके लिए अपडेट DCW लिमिटेड के लिए। आइए एक दो और काउंटर्स पर भी जल्दी से डालिए नज़र, जहां पर आपको एक मूव बनती हुई दिख रही है। आज थोड़ी गिरावट कुछ काउंटर्स में आई है और नज़र रखिएगा टोरेंट फार्मा जो प्रेशर में है। हमारी थोड़ी देर पहले स्टोरी भी थी सिप्ला के एक्विजिशन को लेकर, थोड़ी गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डेज लो पर आ चुका है टोरेंट फार्मा, बट रखिए नज़र, सिप्ला के खरीद में सबसे आगे ये काउंटर माना जा रहा है। आइए ऑटोज की बात करते हैं। और टेस्ला ये इस साल 2 गुना इंपोर्ट करने वाला है भारत से कंपोनेंट्स की। ऑलरेडी कई सारी भारतीय कंपनीज हैं जो इन्हें सप्लाई कर रही हैं, वो अब डबल होने वाला है। आइए समझते हैं ये पूरी खबर क्या है और किन कंपनीज पर रखनी है आपको नजर। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए टेस्ला के तो ऑलरेडी भारत पे आने के प्लान्स तो बन ही रहे थे। पिछले इनफैक्ट 2 महीने पहले ही हम देख रहे थे कि यहाँ पर भारत में इनके आने के प्लान्स और रिपोर्ट्स जो है वो सामने आती हुई दिखी थी कि ये फैक्ट्री लगाएंगे और साथ ही 20 लाख रुपए में एक नई EV का यहाँ पर तैयार किया जाएगा। पर उसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ जहाँ पर ये डेवलप हो रहा है, जिसके अंतर्गत जो ऑटो कंपोनेंट की एक कन्वेंशन हुई थी उसमें मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल साहब ने ये चीज़ कही है कि FY24 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में टेस्ला जो है भारत में कंपोनेंट की जो सोर्सिंग है वो 2 गुनी कर देगा। यानी कि जो अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो करीबन 7,500 करोड़ रुपए के यहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष में ऑटो कंपोनेंट इंपोर्ट किए गए थे टेस्ला द्वारा भारत से। अब ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 15,500 करोड़ रुपए के पार जाता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट अगस्त 2021 में आपको याद होगा कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि टेस्ला ने यहाँ पर जो लोकल कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, जिसमें भारत फोर्ज, सोना BLW और सांधा टेक शामिल थे, वो खबरें चलती हुई दिख रही थी, जिस कारण से उस दिन हमने देखा कि किस तरह की तेज़ी वहाँ पर बनी थी। 6 से 11% तक की दमदार तेज़ी इन सभी स्टॉक्स में उस दिन आती हुई नज़र आई थी। बहरहाल अभी जो डिटेल्स हैं उसमें जो ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं जिनका ऑलरेडी वेरीफाइड सोर्स दिख रहा है, इसके अंतर्गत सांधा टेक एक तो ये है। 2017 में मैक्सिको प्लांट को 2 वाइपर सिस्टम सप्लाई करने के लिए चुना गया था, तो ये एक अपडेट है। संवर्धन मदरसन 2018 में इनकी जो विदेशी सब्सिडियरी है उसमें पहले ये टेस्ला को सप्लाई करती थी। वारक इंजीनियरिंग है, टेस्ला की जो मॉडल Y है उसके लिए छोटे लैम्प्स की सप्लाई ये करते हैं। और CIE ऑटोमोटिव जो पहले महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव था, US में मेक्सिको के प्लांट से टेस्ला के जो बैटरी पैक सप्लाई है वो ये करते थे। तो ये 3-4 कंपनियां हैं जिनका तो रिटन एविडेंस है कि ये ऑलरेडी सप्लायर्स बने हुए हैं। बाकी अब और कितने ज़्यादा सप्लायर्स बन चुके हैं ऑलरेडी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट बहरहाल आप देखिए सोना BLW प्रिसिजन यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में बना है। सोना BLW है, वरॉक है, पहले भी वरॉक की बात कर चुके हैं, संधा टेक भी है इसमें, और संवर्धन मदरसन है। सेठी साहब भारत फौज की भी बात कर रहे थे और सुबह से वो काउंटर भी एक्शन में आ रहा है। जैन साहब, बड़ी अपॉर्चुनिटी भारतीय कंपनीज के लिए टेस्ला में, और इनमें से कई सारे स्टॉक्स पर आप भी पहले राय दे चुके हैं सर। बिल्कुल, देखिए CIE ऑटोमोटिव तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स रहा हुआ और मैंने जैन साहब के जेम्स में भी 2 बार कवर किया हुआ है और ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डिस्काउंटेड भी रहती है ये चीज, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो संधा टेक्नोलॉजीज अगेन यस, अच्छा लगता है थोड़ा। बाकी सोना BLW मुझे बहुत ज्यादा महंगा लगता है, ऑलरेडी काफी हद तक ये सारी चीजें डिस्काउंटेड है। एंड वेरॉक इंजीनियरिंग इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी हुआ करती थी अपने सेगमेंट में, और इनकी जो दूसरी ब्रदर की कंपनी है इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, वो तो जबरदस्त कर ही रही है। बट यस, वेरॉक ने वैसे मार्केट को काफी निराश किया है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस दिया नहीं, वैल्यूएशंस महंगे हैं और काफी करेक्ट किया अपने लिस्टिंग के बाद। बट यस, ऐसे लेवल पे है कि यहाँ से अब थोड़ा भी इंप्रूवमेंट आएगा तो इनको बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो जिन्होंने भी वेरॉक इंजीनियरिंग ले रखा उनको तो फायदा होगा, और बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है क्योंकि आगे इंप्रूवमेंट नजर आते हैं कि आगे हो सकता है इनके परफॉर्मेंस में। तो वेरॉक इंजीनियरिंग, CIE ऑटोमोटिव और संधा टेक्नोलॉजीज।
तो ये हैं वो ढेर सारे स्टॉक्स जो पसंद है जनता को ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। आइए जय ठक्कर है तैयार, वक्त है कैश का ऑप्शन। जय जी बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी सुबह तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया था, आज ही की एक्सपायरी का इन द मनी ऑप्शन, एंड उसमें तो एक अच्छा मूव देखने मिला, ऑलमोस्ट डबल ही हो चुका है वो। और अनिल जी सुबह एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखने मिली थी कि सारे ही कॉल ऑप्शन जो थे वो काफ़ी डिस्काउंट में थे, इसलिए वन ऑफ द रीज़न ऑफ रिकमेंडिंग इन द मनी ऑप्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वही था कि काफ़ी डिस्काउंट में चल रहा था वो। एंड अब अनिल जी जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो है सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन। सेंसेक्स का अनिल जी 67,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी लगभग 222 पर, तो 67,500 का कॉल ऑप्शन खरीदे 222 पर सेंसेक्स का। इसकी एक्सपायरी अनिल जी कल ही है, 15 सितंबर की एक्सपायरी का। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा दैट कैन बी प्लेस एट 93 एंड थोड़ा दूर है, अगर कल मौका मिले सुबह अगर 20-25-30 रुपये नीचे मिले तो और ऐड भी कर सकते हैं, पर करंट डेटा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 67,500 के ऊपर रहना, रिकवर करके वापस क्लोज होना पॉजिटिव, दैट इज़ अ गुड साइन। एंड टारगेट्स अनिल जी जो इसके निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 370 एंड दूसरा टारगेट रहेगा 460। सो 370 460 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। पॉसिबिलिटी है कि कल सेंसेक्स हमें 300-400 पॉइंट की बढ़त दिखा सकता है विद दिस काइंड ऑफ अ क्लोज है। ये है आपके लिए जय की तरफ से कल ही की एक्सपायरी 67,500 का कॉल। याद रखिएगा हर दिन हफ्ते में आपको एक ना एक एक्सपायरी होती है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। आइए एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTST। बताएं श्रीकांत जी। जी दीपांशु ये स्पेसिफिकली BTST कॉल नहीं है, एक थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है। कैश का स्टॉक है DCW जिसके ऊपर अभी हमने चर्चा की थी। मुझे लगता है जैसे न्यूज फ्लो है और जैसे इसके टेक्निकल पैटर्न बने हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 90 के लेवल्स भी दिखा सकता है, 90 के लेवल्स। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसने 2007 से इस पर्टिकुलर रेंज को मेंटेन करके रखा था, इस लेवल्स के नीचे ही ये ट्रेड कर रहा था। इसके बाद भी इसमें एक बड़ा ट्रायंगल बना और आज इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद बड़े वॉल्यूम के साथ इसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट किया है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि DCW में इस लेवल पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 90 रुपए की, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हमें एट 54 या 53, तो 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स लेकिन यहाँ से 30 से 35 रुपए के नजर आते हैं। जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है इस ट्रेड के लिए। 50% की रैली यहाँ से श्रीकांत जी को दिख रही है। ऑलरेडी आज 15% ऊपर है स्टॉक, यहाँ से भी 50% की मूव श्रीकांत जी को आते हुए दिख रही है। DCW पर रखिए नजर। आइए लेते हैं 3-20 की अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। जी बाकी कुछ नहीं बदला है, डाउ फ्यूचर्स अच्छे मूड में आज दिख रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या मूव आएगी। बट एग्जैक्ट जो लेवल अपने बोले थे 20-100 निफ्टी पर, 46,000 बैंक निफ्टी पर, टू द पॉइंट उसी लेवल पर बाजार इस समय ट्रेड कर रहे हैं सर। बिल्कुल, वैसे तो क्लोजिंग बढ़िया ही है। हाँ। इसके ऊपर नहीं भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, जहां बंद हो रहे हैं वो भी बढ़िया, और कल के लिए तेजी की पोजीशन को बरकरार रखा जाए। राइट, आपके पास है, वैसे तो हेज करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चाहें तो 20,000 या 19,900 का पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। बेहतर ये होगा कि ना खरीदें और ये सोच के चलेंगे अगर 100 पॉइंट नीचे मिला तो मैं और ऐड करूंगा, 19,950 20,000 की रेंज में मैं और खरीदूंगा। जिस दिन आप ये और खरीदूंगा का मन में लेके जाते हैं उस दिन अपने आप आपको नेक्स्ट डे अपसाइड मिल जाती है। जिस दिन डर के जाते हैं तो फिर वो नीचे मिलता है। yes. तो इसलिए कोई बात नहीं, अपनी सावधानी रखें, अगर डर लगता है तो पुट खरीद लें, अदरवाइज नीचे खरीदने की थोड़ी और ऐड करने की कैपेसिटी रखें ताकि ओवरनाइट आपकी पोजीशन लिमिट में रहे। ऊपर की तरफ भाई 20,165 के आसपास का पहला टारगेट बनेगा, आज का हाई का 20,200 का दूसरा टारगेट, फिर देखेंगे क्या कुछ होता है। 46,000 पर बैंक निफ्टी बंद होते दिख रहा है, 46,200 से 46,400 की टारगेट कल है ही। यहाँ पर एक ही कंडीशन पे लेके जाना है कि अगर नीचे में 45,800 के आसपास कल और मिलेगा 200 पर नीचे तो मैं थोड़ा और खरीदूंगा, और नहीं डर लगता है तो फिर 45,800 का पुट लेकर जाए। तो ये है आपके पास लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की राय। शॉर्ट है तो कृपया करके धन्यवाद कर लें, गलती होगी आगे से नहीं करेंगे।
वैसे ही मान लिया। आगे से नहीं करेंगे इसका मतलब नहीं कभी करना नहीं है। जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक नहीं। सिग्नल कब आएगा? जब तक निफ्टी 19,800 नहीं तोड़ेगा तब तक शॉर्ट सिग्नल नहीं आएगा। गॉट इट। 19,800 तोड़ेगा तभी शॉर्ट सिग्नल आएगा, जब आएगा तब हम जरूर करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। अभी तो अच्छा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन, तो इसलिए ये आपके लिए राय। गॉट इट, ओके, ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। आइए हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, स्टॉक वही है जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया था और काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिसमें 2500 रुपए के ऊपर का जो क्लोज है वो काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि एक फ्रेश तेजी की शुरुआत है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में BTST लेकर चलने की सलाह रहेगी। मैं स्पॉट के लेवल्स की बात कर रहा हूँ, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 2505 2506 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2480 रुपए का। अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 2540 रुपए, दूसरा टारगेट रहेगा 2575 रुपए। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी मूव इस स्टॉक में अनफोल्ड हो सकती है। ये स्टॉक पिछले 2 क्वार्टर से एक कंसोलिडेशन जोन में अटका हुआ है और आज 2500 रुपए के ऊपर का क्लोज होना पहला पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। तो इस स्टॉक को नजर में रखें, ना केवल BTST बल्कि शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है स्टॉक अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। ओके, ये है राय बालकृष्ण पर। आइए जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। जय जी बताइए जी। हाँ अनिल जी, खरीदना है लालपैथ लैब का फ्यूचर्स। ये ट्रेड कर रहा है 2316 2318 ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अनिल जी लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 2261 2261 का एक स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे। एंड टारगेट्स अनिल जी बहुत ही ज़बरदस्त इसके निकल कर आ रहे हैं। मतलब पहला टारगेट जो बन रहा है दैट कम्स टू 2400 2400 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट अनिल जी बनेगा 2500 का। सो 2400 2500 ये 2 टारगेट के लिए लालपैथ लैब फ्यूचर्स को खरीदे। अनिल जी कुछ दिनों पहले मैंने मेट्रोपोलिस रेकमेंड किया था, दो चार दिन पहले, और उसके टारगेट सारा हासिल हुए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में एक्शन हमें देखने मिल सकता है आने वाले 2-3 दिनों में। तो जहाँ खरीदारी करने की राय फ्यूचर्स में जय की तरफ से आते हुए दिख रही है। इस पर एक राय मुझे बंसल जी से भी लेनी जी। बंसल जी कहाँ है? बंसल जी आपसे भी राय लेनी है लालपैथ लैब पे। ये जो जय बता रहे हैं क्या ये सही है कि बिना डॉक्टर लगाए लालपैथ लैब कर दे? आपने तो एक मेडिकल डिग्री ली हुई है, ये बताइए डॉक्टर की डिग्री लेने में कितना पसीना बहाना पड़ता है। ये आगे डॉक्टर लगा ही नहीं रहे, डॉक्टर लालपैथ लैब खाली लालपैथ लैब कर रहे हैं। नहीं अनिल जी, पूरा पसीना लगाना पड़ता है। और इनकी तो अनिल जी डिग्री भी PhD वाली नहीं होगी, इनकी तो डिग्री भी दूसरी वाली डॉक्टर वाली है, लालपैथ लैब वाली, वो MBBS वाली। अनिल जी उसमें तो पसीना क्या मतलब कि पूरा मतलब कि सब कुछ नहीं हो जाता अनिल जी आदमी। हाँ तो ये तो सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं जय। और अगर अनिल जी जैसे अब हर एक का परिवार होता है, डॉक्टर लालपैथ लैब की भी वाइफ होगी, उनकी भी मदर इन लॉ होगी, उन्होंने सुन लिया तो उनको भी तो बुरा लगेगा। देखो अब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जय अगली बार आप मेट्रोपोलिस का कोई कॉल दें जैसा पिछले, तो वहाँ डॉक्टर मेट्रोपोलिस लगा दें। तो जहाँ जरूरत है वहाँ डॉक्टर जरूर लगाए। जी जय जी। अनिल जी इसका टिकर ही ऐसा आता है अनिल जी, इसका अनिल जी टिकर ही ऐसा है अनिल जी, दिखता लालपैथ लैब। हमको कुछ नहीं पता है, हमें डॉक्टर नहीं लगा। जी वागले साहब जो बोलेंगे वही फाइनल। जी वागले साहब। अनिल जी मैं पूरी तरह से जय के समर्थन में हूँ। उन्होंने जो कहा सही है, डॉक्टर नहीं है उसके आगे। कैसे नहीं है? डिग्री मंगाओ। चलिए टिकर को ठीक करवाया जाए। लालपैथ लैब यहाँ पर खरीदारी करने की राय है जय की तरफ से। ओके, आखिरी कुछ मिनट फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एंड में आप देखिए तो 1.25% ऊपर ही आपको बाजार क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। BPCL में एक फ्रेश खरीदारी आई है, इस पर रखिएगा नजर। अल्ट्राटेक में एक फ्रेश खरीदारी आ रही है, इस पर रखिएगा नजर। ये दोनों स्टॉक्स एक्शन में। और HDFC बैंक जिसकी अनिल जी बात कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, इस पर रखिएगा नजर। आज कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है, एकदम फ्लैट बंद हो रहा है, बट कल बाजार बंद होने के समय फुटसी के बदलाव होने वाले हैं
और इससे संबंधित आप HDFC बैंक में भी कल थोड़ा मूवमेंट आते हुए देखेंगे। फिलहाल आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे रहा है बाजार के लिए, एक्शन पैक्ड रहा। सुबह बढ़िया खरीदारी आई, रिकॉर्ड हाई पर आप जाते हुए दिखे, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, बट एंड में आप देख रहे हैं 20,100 और 46,000 फ्रंटलाइन इंडिसेस पर ये लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। यूपीएल एकमात्र स्टॉक जिसने निफ्टी की रैली में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, आज लीडरशिप दिखा रहा है। 4% ऊपर आपने यूपीएल को देखा है। हिंडाल्को और टाटा स्टील दोनों में अच्छी खरीदारी है, स्पेशली हिंडाल्को में कुछ बड़े ब्रेकआउट्स आए हैं। ओएनजीसी सुबह से इस पर रिकमेंडेशंस भी आ रही हैं, जबरदस्त फॉर्म में है। डिवीज, एमएनएम, अपोलो हॉस्पिटल्स, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस, सिप्ला, जहां पर हमने आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी पर बताई है कि डील जल्द होने की संभावना है। साथ ही एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, SBI लाइफ, L&T और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी पार्टिसिपेशन दिखाया है। कच्चे तेल से प्रेशर आया है एशियन पेंट्स पर, 1% नीचे, टॉप लूजर। कोल इंडिया आज सुस्त था। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ITC, HUL सारे FMCG ने आज थोड़ा ब्रेक लिया है। साथ ही सन फार्मा, TCS, टाटा मोटर्स, इंडसइंड, बजाज फिनसर्व, टाइटन और ICICI बैंक ये भी आज थोड़ी नरमी के साथ बंद हो रहे हैं। वायदा कारोबार जबरदस्त एक्शन। NMDC आपका टॉप गेनर है, 6.5% की तेजी। बलरामपुर चीनी में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। ग्रैन्यूल्स, कल हमने आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी बताई थी, आज जबरदस्त फॉर्म में भी है स्टॉक। चोला इन्वेस्टमेंट, जय का डॉक्टर लाल पैथलैब्स, साथ ही सेल जो बैन से बाहर आ सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कॉनकॉर, JSPL, पेट्रोनेट, लॉरस, मनापुरम, LIC हाउसिंग, ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छे दिखे हैं। वीकनेस कुछ ज्यादा नहीं थी। टोरेंट फार्मा 1.5% का कट, जी एंटरटेनमेंट 1.5% का कट, वोडाफोन आइडिया थोड़ा नरम था। साथ ही ACC यहाँ पर थोड़ी नरमी देखिए। आरती इंडस्ट्रीज, HDFC लाइफ, SBI कार्ड्स, कोलगेट, दीपक नाइट्राइट, पेज इंडस्ट्रीज, ऑरो फार्मा और एल्केम लैबोरेटरीज यहाँ पर नरमी है। बट पिछले 2 दिनों से आपका स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। आज मिड कैप में भी आपने जबरदस्त तेजी आती दिखी है। 1.5% ऊपर ऑलमोस्ट आपका स्मॉल कैप क्लोज हो रहा है, 1.25% ऊपर मिड कैप की तेजी है। सेंट्रल बैंक 10% का बड़ा उछाल इस काउंटर में आया और बाकी PSU बैंक्स भी आपके लिए अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। IOB इन पर्टिकुलर यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। यूनियन बैंक भी 4% ऊपर था। PNB हाउसिंग में अच्छी मूव है। NBCC, NHPC, SJVN ये सारे स्टॉक्स एक्शन में थे। शुगर स्टॉक्स पर रखिए नजर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, रेणुका शुगर, यहाँ पर आपको जबरदस्त मूव दिखी है। EID पैरी भी ऊपर था। साथ ही आपने एक्शन आते हुए दिखा है BLS इंटरनेशनल में। महिंद्रा हॉलीडेज, जमुना ऑटो, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी रही। अवंती सीड्स, PNB हाउसिंग, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेस्को, बॉम्बे बर्मा और बॉम्बे डाइंग डील अनाउंसमेंट के बाद आज एक्टिव थे। रैलिस इंडिया, क्वेस्कॉप, यूको बैंक, सुप्रीम पेट्रो, 361 वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पर भी जबरदस्त उछाल आया है। थोड़ा सुप्रीम इंडस्ट्रीज में दबाव था। ITI यहाँ पर प्राइस बैंड रिवीजन ये भी थोड़ा नर्व हुआ। बट मिड कैप, स्मॉल कैप एनर्जी एक दिन का पॉज लिया था मंडे को, अदरवाइज 13 में से 12 सेशंस इन्होंने बाजार को आउट परफॉर्म करा है, इंक्लूडिंग लास्ट 2 सेशंस। बिल्कुल, आज फिर से 1.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स, 1.25% से ज्यादा ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स। कहाँ है मंदी? ये है बड़ा सवाल, कहाँ है मंदी? और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या देख लीजिए, 2555 शेयर BSE पर ऐसे हैं जो मजबूत बंद हुए हैं, 1330 कमजोर, यानी कि हर एक कमजोर शेयर के सामने 2 शेयर मजबूती से ट्रेड करते हुए BSE पर। और NSE पर ये रेशियो और भी बेहतर, 590 शेयर कमजोर रहे NSE पर, तो 1599, 1600 शेयर रहे मजबूत, यानी कि एक कमजोर शेयर के सामने 3 शेयर मजबूत। तो मार्केट ब्रेड बहुत ही बेहतरीन आपको नजर आएगी। आइए, ये है पूरा का पूरा एक्शन। फिलहाल प्रोविजनल क्लोजिंग बिल्कुल 20,100 और 46,000 के आसपास से आती दिखी निफ्टी, बैंक निफ्टी में। फाइनल क्लोजिंग भी लगभग यहीं पर आएगी, ज़्यादा फर्क होगा नहीं। लेकिन आइए बढ़ते आगे और देख लेते हैं बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। और गुरुवार के दिन हमारे सारे एक्सपर्ट्स की एकदम जो तैयारी रहती है वो तो कहना ही क्या। आइए, पेन पेपर सबके तैयार हैं, नजरें अपनी आप होनी चाहिए आपकी। जैन साहब लाए पेन पेपर? वेरी गुड। चेक कर लो, पेन चलता है ना बराबर, इंक विंक वाला? ओके, चेक किया, ओके, टेस्टेड। आइए, बात दुनिया की। आज बात दुनिया की में देखिए, लीबिया से लेकर मोरक्को तक तबाही, कैसे देखते ही देखते खत्म हो गया पूरा शहर। और फिर देखिए, क्या वाकई में अब बदल जाएगा समय का चक्र? 24 नहीं 25 घंटों का होगा एक दिन। जानिए टिकटॉक चैलेंज के बाद चोरों से क्यों परेशान हुआ अमेरिका। देखिए कि क्या वाकई हाथी एक दूसरे को पुकारते हैं नामों से। और बताएंगे कहां देखते ही देखते सड़कों पर बहने लगी शराब की नदियां।
देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो आज आपको देखने को मिलेगी 4:30 बजे बात दुनिया की में। लीबिया वगैरह का भूकंप तो है ही, लेकिन 25 घंटे का दिन, टिकटॉक के बजाय चोरों से परेशान अमेरिका, हाथियों के आपस में नाम, सुमित संदीप टाइप इस तरह के हो सकते हैं, कुछ भी कुणाल राकेश टाइप के भी हो सकते हैं। ऐसा होते नहीं होते पता नहीं, चेक करेंगे। हिमांशु जी आप मत ऐसे, हिमांशु जी भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि आपका नहीं हो सकता। ओके, और शराब की ददिया, ये है सारी की सारी कहानियाँ। इनमें से किसको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई? बंसल जी, नो पॉइंट फॉर गेसिंग, बंसल जी को कौन सी आएगी वो तो सबको पता है। फिर इनके अलावा कोई किसको कौन सी पसंद आ रही है? जी 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 जय जी अनिल जी, बिल्कुल बंसल जी वाली तो अनिल जी मैं उनके लिए रखूंगा, बट अनिल जी वो हाथी जो एक दूसरे को अपने नाम से पुकारते हैं, अनिल जी डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये देखने में डेफिनेटली इंटरेस्ट रहेगा मुझे कि वाकई में ऐसा भी होता है कि वो अपने नाम से एक दूसरे को पुकार सकते हैं। और नाम क्या क्या होंगे अनिल जी वो भी मुझे जानना है, क्या इंग्लिश में है, हिंदी में है, कैसा नाम है अनिल जी वो भी देखें। छोटू, पप्पू या फिर महेश, सुरेश। जी जैन साहब। नहीं वही मैं भी यही सोच रहा था, नाम क्या बुलाएंगे, एक दूसरे को मोटू बोल के बोल नहीं सकते, पप्पू तो बोल ही नहीं सकते, पप्पू हो नहीं सकते हैं, तो गजा, ये कोई होता ना गजा और ये सब टाइप के कुछ, गजेंद्र एक नाम हो सकता है। तो साहब इंसानों ने हाथियों के नाम रखे हैं, हाथी इंसानों के ले लेंगे, मैं बता रहा हूँ ऐसा ही होने वाला है। जी बंसल जी, आपकी कोई फेवरेट स्टोरी है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई कोई? नहीं अनिल जी देखिए, एक तो वो शराब वाली तो नदी वाली तो अनिल जी पसंद आई, लेकिन वो जो चोरों वाली है अमेरिका परेशान है अनिल जी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अच्छा। और सबको देखना चाहिए अनिल जी, जो लोग भारत को, इंडिया को बार बार गाली देते रहते हैं क्राइम को लेके। अनिल जी अमेरिका में जो एरियाज मार्क्ड है न्यूयॉर्क के अंदर भी, वहां नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, अनिल जी लूट लेते हैं। और एक जगह तो अनिल जी वहां पर ऐसी है, मतलब कि लोग आईफोन जैसे 14, 15 जैसे कुणाल जी 15 की उम्मीद कर रहे थे, तो लेटेस्ट फोन के साथ अनिल जी वो आईफोन 4 वाला, मतलब कि जो चलते नहीं है वो फोन भी रखते हैं। कोई गन पॉइंट पे लेने आ गया तो उसको पुराना फोन पकड़ा दिया अनिल जी। न्यूयॉर्क में कुछ एरियाज ऐसे मार्क्ड है कि आप $10, $15 अनिल जी ऊपर की जेब में डाल के चलो। अच्छा। कोई आ गया तो पैसे देके जान छुड़ा ली अनिल जी। और यहाँ पर बैठे लोग इंडिया को गाली देते हैं अनिल जी, क्राइम बहुत है अमेरिका में। अच्छा, लेकिन इतने अच्छे क्रिमिनल भी हैं कि आपका फोन लेके दूसरा पुराना भी देते हैं। ऐसे भी है वहाँ पे? नहीं अनिल जी, पुराना आप दोगे अनिल जी? पुराना नहीं अनिल जी, पुराना लोग रखते हैं, कोई मांगने आ गया तो पुराना फोन पकड़ा दिया। अच्छा वैसे, नीचे रखा हुआ अच्छा एक्सपेंसिव छुपा के रख दिया, मुझे लगा आपने क्रिमिनल को आईफोन 14 दिया, उसने आईफोन 4 वापस दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया, तो एंजॉय कीजिए आज हमारा बात दुनिया की ये बेहतरीन शो शाम को 4:30 बजे। ऐसी दमदार इंटरेस्टिंग बेहतरीन स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। आईफोन की बात निकली तो हमारा शो आईफोन पर भी है। बिल्कुल। आईफोन 15 भारत में लॉन्च हो चुका है, लेकिन चर्चा लॉन्चिंग की नहीं बल्कि इस बात की ज़्यादा हो रही कि आखिरकार दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इसकी कीमत ज़्यादा क्यों है। अमेरिका, जापान, दुबई, हांगकांग जैसे शहरों के देशों के मुकाबले में हमारे यहाँ फ़ोन 10,000 से लेकर 45,000 रुपये ज़्यादा महंगा है, वो भी तब जबकि ये सारे आईफोन मेक इन इंडिया है। तो फिर भारत में इसके बनने का फ़ायदा क्या, महंगे होने की वजह क्या, ये ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में होने चाहिए। इस पर हमारा आज विशेष शो है भारत में निर्माण, महंगे क्यों दाम, आईफोन 15। इस पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारा साथ देंगे जाने माने एक्सपर्ट और होंगे तरुण पाठक साहब, रिसर्च डायरेक्टर काउंटर पॉइंट रिसर्च, अभिषेक भटनागर टेक एक्सपर्ट और अभिषेक रस्तोगी फाउंडर रस्तोगी चैम्बर्स। इन तीनों से करेंगे हम बात आज शाम 6 बजे। इसके बाद बढ़ती महंगाई से निवेश की प्लानिंग कई बार पटरी से उतर जाती है और खासतौर से 60 साल की उम्र के बाद अगर टेंशन फ्री जिंदगी आप जीना चाहते हैं तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर करें। इस पर खास शो मनी गुरु में 6:30 बजे आज दूसरी पारी पर महंगाई भारी सेकंड इनिंग जो आप 60 साल के बाद खेलते हैं। हेमंत रस्तोगी साहब वो बताएंगे हमें पूरा अपना अनुभव, और साथ ही अनिल चोपड़ा साहब भी होंगे हमारे साथ, और म्यूचुअल फंड गाइड भी हम बताएंगे आपको 6:40 में। बताएंगे कि निवेश में आप रिस्क को कैसे पहचानें, कैसे काम करता है रिस्कोमीटर। हमारा साथ देंगे अश्विन पाटनी साहब, हेड प्रोडक्ट एंड ऑल्टरनेटिव्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड से।
संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, आखिरकार सरकार ने ये साफ कर दिया है। विशेष सत्र के दौरान संसद के में 4 विधेयकों पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले विधेयक को लेकर हो रही है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। आखिर क्या है सीईसी की नियुक्ति वाला विधेयक, विपक्ष का विरोध क्यों है, इस विधेयक से क्या असर पड़ने वाला है, इसकी पूरी विश्लेषण हम करके देंगे आपको विशेष सत्र में। क्या विशेष, इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी। तो यह है आज का विशेष आयोजन। 20,103 33 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी ने की है मजबूत समाप्ति। 52 अंकों पर बंद होता हुआ सेंसेक्स 91 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 46,000, निफ्टी एग्जैक्ट 20,100 पर, बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 46,000 एग्जैक्ट। ये है आपके लिए आज की पूरी। इससे और एक्यूरेटली लेवल्स कहाँ से मिलेंगे, बिल्कुल। तो चलिए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब, सुमित जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहुल जी, जय ठक्कर साहब, श्रीकांत चौहान साहब और साथ ही हमारे जैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। इजाज़त दीजिए मुझे और दीप को। मृत्युंजय है तैयार कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय, ऑल योर्स। बिल्कुल सर, लेकिन एक्शन मार्केट में बहुत ही कम है और खास करके गोल्ड में तो लंबे समय से एक्शन नहीं है। मार्केट बिल्कुल एक छोटा दायरा बना चुका है और उसी दायरे में लंबे समय से गोल्ड का मार्केट घूम रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड में कुछ एक्शन लौटेगा, आपको कुछ ट्रेड लेना चाहिए। इसके अलावा एग्री मार्केट में जो हलचल हो रही है, इसका फायदा इस वक्त आपको किस तरह से मिल सकता है।